नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा एवीएम के मॉड्यूल सी का क्विक रिवीजन पीडीएफ है और आज हम लोग मॉड्यूल सी को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए, मॉड्यूल सी हमारा 17 यूनिट से लेकर 25 यूनिट्स तक, यानी 8 यूनिट्स है टोटल मॉड्यूल सी में। और इस वीडियो के माध्यम से जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जो वन लाइनर है, जो उस सभी को हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये हमारा पीडीएफ इसी प्रकार से बनाया गया है कि आपको चीज़ें 1-1.5 घंटे में सारा मॉड्यूल सी में क्लियर कर दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा दूं। और निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, तो अंतिम तक बने रहे इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं हम लोग मॉड्यूल सी के पहले कंसेप्ट के साथ, जो कि है हमारा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बोरोवर कितने तरह के होते हैं और की कंपोनेंट्स क्या होता है क्रेडिट मैनेजमेंट में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कि क्रेडिट जो है हम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे अर्थव्यवस्था में। पहला है इकोनॉमिक बूस्ट। तो क्रेडिट हमारे इकोनॉमी को फेल करता है लार्ज प्रोजेक्ट को फंड करके। एसेट परचेज, यानी कि दोस्तों क्रेडिट जो है हेल्प करता है इंडिविजुअल को और बिजनेस को कि वो एसेट खरीदे और जो कि उनके फ्यूचर अर्निंग से रिपे किया जाएगा, उस एसेट को रिपेमेंट फ्यूचर अर्निंग से होगा। फिर क्रेडिट क्या करता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाता है, जो कि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्रेडिट जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल है, यानी कि हमारे पास यदि एडुकेट और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा तो इकोनॉमी हमारा फास्टर ग्रो कर सकता है। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्फ्लेशन का रिस्क, यानी दोस्तों ज़्यादा क्रेडिट लेना इन्फ्लेशन का कारण बनता है। और फिर आता है आरबीआई का कंट्रोल, यानी दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ टूल्स यूज करती है, जैसे कि बैंक रेट से कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ताकि बैलेंस कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो पहले क्या था, इनिशियली प्राइवेट मनी लैंडर जो है क्रेडिट नीड को मीट करते थे, लेकिन वो इस कारण से रूरल इंडेप्टनेस बढ़ता था और लैंडलेसनेस बढ़ता था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा फाइनेंशियल इलिटरेसी था, दूसरा कारण था कि इसने क्रेडिट की सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। फिर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के कारण जो है हमारा मनी लेंडर पे जो रिलायंस था वो कम हुआ, और लेकिन कभी कभी ये पॉलिटिकली मिसयूज भी किया गया। 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, तो इस कारण से क्या हुआ कि जो नेगलेक्टेड सेक्टर थे उनको क्रेडिट बढ़ा नेशनलाइजेशन के बाद, और आरबीआई के अंदर ज़्यादा कंट्रोल आया। और फिर प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब कि इसने इंश्योर किया कि सिग्निफिकेंट बैंक क्रेडिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर को मिले। फिर यदि हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग की, तो देखिए क्रेडिट प्रिंसिपल ना कुछ लैंडिंग प्रैक्टिसेस को गाइड करता है। तो इसमें सबसे पहला है सेफ्टी ऑफ फंड, यानी कि आप ये इंश्योर कीजिए कि जब आपने पैसा लैंड किया है वो सिक्योर्ड हो, राइट। यू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द लैंडेड फंड। उसके बाद पर्पस की बात करें तो ये फंड शुड बी यूज फॉर क्लियर प्रोडक्टिव पर्पसेस। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लोन प्रॉफिटेबल होना चाहिए लैंडर के लिए। और लिक्विडिटी की बात करें तो क्षमता होना चाहिए कि हम विड्रॉल को कवर कर सकें, राइट। मेंटेन द एबिलिटी टू कवर विड्रॉल। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी का मतलब कि लोन को सिक्योर होना चाहिए किसी एसेट के अगेंस्ट। और फाइनली हमारा रिस्क स्प्रेड, यानी डाइवर्सिफाई होना चाहिए ताकि हम रिस्क को मैनेज कर सकें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोरोवर की। तो देखिए इसमें इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, ट्रस्ट, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, REITs बोलते हैं इसको, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक होता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सभी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स होते हैं। उसके अलावा क्लब एंड एसोसिएशन, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रेडिट की। तो फंड बेस्ड मतलब कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होता है, यानी शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। नॉन फंड बेस्ड में कमिटमेंट आता है, जैसे कि हमारा बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरवर्ड कैपिटल। पर्पस बेस्ड के बेस मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया, एक्सपोर्ट फाइनेंस हो गया, क्रॉप लोन हो गया। और कंज्यूमर लोन के अंदर कॉर्पोरेट, MSME, रिटेल, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशन आता है। करेंसी टाइप में रूपी क्रेडिट या फॉरेन करेंसी क्रेडिट आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। तो देखिए लोन पॉलिसी, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि कुछ गाइडलाइंस है जो कि मार्केट कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, कॉम्पिटिटर पॉलिसी पे बेस्ड होते हैं, और बैंक का जो SWOT एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसके बेस होता है, और आरबीआई का गाइडलाइन के बेसिस पे होता है लोन का पॉलिसी। अब एक्सपोजर लिमिट की बात करें तो काउंटर पार्टीज और सेक्टर जैसे कि रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट के लिए एक्सपोजर लिमिट डाला जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो अथॉरिटी लेवल होता है क्रेडिट को सैंक्शन करने के लिए और ओवर ड्रॉइंग या एडॉक लिमिट को मैनेज करने के लिए। अप्रेजल की बात करें
तो आप बोरोवर के ट्रस्टवर्दी को इवैल्यूएट कीजिए, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को इवैल्यूएट कीजिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसे इवैल्यूएट कीजिए, ये सब सवाल पूछिए। अप्रेजल का क्वेश्चन क्या होता है कि क्या बोरोवर ट्रस्टवर्दी है, क्या जो रिक्वेस्टेड अमाउंट अप्रोप्रिएट है, क्या जो हमारा रिपेमेंट टर्म्स और इंटरेस्ट रेट फिजिबल है, और क्या मॉनिटरिंग कॉवेनेंट क्या है। तो ये सभी चीज़ें सवाल पूछना जरूरी होता है अप्रेजल के दौरान। दीज आर द अप्रेजल क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है कि नेक्स्ट सवाल अप्रेजल क्वेश्चन है वो ये है हमारा कि कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी हमें कोलेटरल सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है या पर्सनल गारंटी क्या है लोन को सिक्योर करने के लिए। फिर उसके बाद हम रिव्यू करें बोरोवर के क्रेडिट हिस्ट्री को और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। ठीक है, अप्रेजल प्रोसेस की बात करें तो पहला आता है कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी दोस्तों कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत को देखिए, पर्सनल गारंटी की जरूरत को देखिए ताकि लोन को हम सिक्योर कर सकें। फिर हम देखिए उसके बैकग्राउंड चेक को, यानी बोरोवर का क्रेडिट हिस्ट्री कैसा रहा है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। फिर हम देखते हैं क्या कि टेक्नो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या है प्रोजेक्ट का। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है। तो ये सभी चीज़ें हमारे अप्रेजल प्रोसेस के अंदर आती हैं। डिलीवरी की बात करें तो कंप्लीट कीजिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन और क्रिएट कीजिए चार्जेस ओवर सिक्योरिटी। उसके बाद डिसबर्सल की बात करें तो ऑनलाइन डिसबर्सल मेथड होता है लोन के लिए और वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए। फिर बात आती है हमारे, देखिए सब स्टेप है। पहले हम लोग यहाँ पे हमने क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अप्रेजल का क्वेश्चन देखा, अप्रेजल प्रोसेस किया, फिर डिलीवरी किया, फिर हम डिलीवरी के अंदर मैंने आपको बताया, फिर आता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो यानी कि आप देखिए कि फंड को यूटिलाइज किया जा रहा है कहाँ पे, तो आपको इंश्योर करना है कि जो फंड को यूटिलाइज किया जा रहा है वो जैसा इंटेंडेड था वैसा ही यूटिलाइज किया जा रहा है। असिस्टेंट लेना पड़ेगा बोरोवर को, आप टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। फिर यदि हम बात करें क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे और कंट्रोल करेंगे क्रेडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर। विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट वी शुड डू दिस। अब यदि हम बात करें रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए आपको एड्रेस करना है डिफॉल्टेड अकाउंट को। जो हमारा डिफॉल्टेड अकाउंट है उसे हमें एड्रेस करना है। कैसे हम एड्रेस करेंगे डिफॉल्टेड अकाउंट को, तो रेक्टिफिकेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से हम डिफॉल्टेड अकाउंट को एड्रेस करेंगे। रिकवरी की बात करें तो रिकवरी में आपको रिकवरी एक्शन इनिशिएट करना है। जो हमारा अनवाइबल या विलफुल डिफॉल्ट होता है उसके लिए हमें रिकवरी एक्शन को इनिशिएट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफाइनेंस? रिफाइनेंस का मतलब होता है, जैसे हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर रिफाइनेंस की, तो हमको नाबार्ड से, सिडबी से, आरबीआई से रिफाइनेंस लेना होता है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के लिए, ताकि जब बैंक जो है रिस्क को रिटेन करेगी, तो रिस्क किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा डिस्पाइट रिफाइनेंसिंग। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि आरबीआई के गाइडलाइंस का क्या रोल है बैंक के क्रेडिट मैनेजमेंट में। तो पहला आता है एंड यूज ऑफ फंड, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इंश्योर कीजिए कि फंड को सही तरीके से यूज किया जा रहा है और उसको अनऑथराइज्ड पर्पस से डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है। मॉनिटरिंग की बात करें तो आप देखिए प्रोसेस रिपोर्ट के इसको स्क्रूटनी कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्क्रूटनी कीजिए। फिर आप देखिए कि यूनिट का विजिट कीजिए, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन कीजिए, स्टॉक ऑडिट कीजिए और फिर फाइनली बोरोवर का सर्टिफिकेशन लीजिए। तो ये सभी चीज़ें हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों अब जरा डिस्कस करते हैं कि एक्शन फॉर इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन। यदि हमारा इनकरेक्ट सर्टिफिकेशन आ रहा है तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स लेना चाहिए। आप प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए जिसमें आपका फैसिलिटी विड्रॉल आएगा, लीगल रिकॉर्ड्स आएगा। ठीक है, यदि फंड को मिसयूज किया जा रहा है। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो आपको ऑडिटर का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। ठीक है, ऑडिटर सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा ताकि हम फंड डाइवर्सन या फंड साइफोनिंग को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर इंटरनल ऑडिट में दोस्तों फंड को आप एग्जामिन कीजिए, फंड यूटिलाइजेशन को और डाइवर्सन को ड्यूरिंग ब्रांच ऑडिट एंड रिव्यू। पीएसएल की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप डिसाइड कीजिए कि स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी होता है, यानी कि आप डिसाइड कीजिए कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन सा है और मिनिमम क्रेडिट परसेंटेज क्या है। पीएसएल को मॉनिटर कीजिए रिटर्न्स और रिव्यूज के माध्यम से। आप पीएसएल के कैटेगरीज की बात करें तो पहला आता है एग्रीकल्चर, फिर आता है हमारा माइक्रो एंड एमएसएमई, फिर आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग। ऐसे भी सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सा पीएसएल का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी या अदर। यदि हम की फीचर्स की बात करें पीएसएल की तो पहला आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे क्रॉप लोन की बात करें तो क्रॉप लोन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ये सभी चीज आते हैं इसके अंदर। और लोन अप टू 50 करोड़।
ठीक है, सॉरी 5 करोड़ का लोन होता है यहाँ पे स्टार्टअप की नहीं, तो कोऑपरेटिव फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को 5 करोड़ तक का लोन जो दिया जाता है वो हमारा पीएसएल का पार्ट होता है। स्टार्टअप की बात करें तो 50 करोड़ का जो लोन होता है स्टार्टअप को दिया जाता है वो पीएसएल का पार्ट है। एमएसएमई की बात करें तो सारा तरह का लोन जो एमएसएमई को दिया जाएगा, चाहे वो केवीआई हो या इनपुट आउटपुट एंटिटीज हो या हमारा एमएफआईज हो ऑन लैंडिंग का, ये सभी के सभी पीएसएल के पार्ट होते हैं। लिमिट को ध्यान रखिएगा। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो देखिए मेट्रो, यदि आपको मेट्रो रीजन में 35 लाख तक का लोन दिया गया या बाकी रीजन में 25 लाख का लोन दिया गया, तो वहां भी क्या है कॉस्ट कैप के साथ, वहां भी क्या है हमारा हाउसिंग फाइनेंस वो हमारा पीएसएल का पार्ट होता है। और जो लोन रिपेयर के लिए या एचएफसी को दिया जाता है लैंडिंग के लिए, वही पीएसएल का पार्ट होता है। एजुकेशन लोन की बात करें तो 20 लाख तक का यदि एजुकेशन पर्पस के लिए लोन दिया जाता है पीएसएल का पार्ट होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट जो एग्रीकल्चर और एमएसएमई को दिया जाएगा पीएसएल का पार्ट होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 5 करोड़ तक का लोन स्कूल, सैनिटेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए कुछ एरियाज में, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एमएफआई लोन की बात करें तो वाटर और सैनिटेशन का लोन। रिन्यूएबल एनर्जी में याद रखिएगा कि 30 करोड़ तक का लोन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए और 10 लाख तक का लोन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए। तो इस दोनों में डिफरेंस क्लियर रहेगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर को 5 करोड़, कोऑपरेटिव या फार्मर 5 करोड़ तक का, स्टार्टअप को 50 करोड़ तक का, हाउसिंग लोन में मेट्रो का 35 लाख और डेलिंग दूसरे यूनिट को 25 लाख, एजुकेशन में 20 लाख, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 करोड़, रिन्यूएबल एनर्जी में 30 करोड़ और 10 लाख। ऐसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम ऑर्डर्स की बात करें तो जैसे कि आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। हम जरा टारगेट्स की बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडर टारगेट्स कितना है, राइट। तो देखिए मैंने आपको अप्रेजल पॉलिसी समझाया, फिर लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट ऑफ, हाँ तो देखिए सबसे पहले कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट क्या है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है इनको 40% का टारगेट है। एएनबीसी का, एएनबीसी क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। फॉरेन ब्रांच, इनके 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो उनको जो है 40% दिया गया है टारगेट, जिसमें 32% एक्सपोर्ट के लिए है, 8% बाकी अदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए है। उसके बाद हमारा फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेज हैं उनको भी 40% का टारगेट दिया गया है। फिर कुछ आरआरबीज होते हैं जिनको 75% का टारगेट दिया गया है, राइट। तो इसमें स्पेसिफिक लिमिट है मीडियम इंटरप्राइज के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और कुछ हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, इनको 75% का टारगेट दिया गया है। तो ये सब लिमिट को याद रखेंगे आप। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक 40%, फॉरेन बैंक 40%, आरआरबीज जो है हमारे 75% का टारगेट है और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% का टारगेट है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये सब हमने टोटल प्राइवेट सेक्टर की बात की। 40%, आरआरबी को 75%, एसएफबी को 75%, फॉरेन बैंक चाहे 20 से ज़्यादा हो या 20 से कम हो 40%। अब यदि हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में क्या है कि जो डोमेस्टिक बैंक यदि फॉरेन बैंक जिनके 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो उनको 18% का टारगेट दिया गया है, 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, याद रखिएगा। और जो आरआरबीज और एसएफबी हैं इनको जो है इनको भी 18% का टारगेट दिया गया है, 10% एसएमएफ के लिए। यदि हम माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को 7.5% का और फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेस हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यदि वीकर सेक्टर को एडवांस की बात करें तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एसएफबी को 12% का, आरआरबी को 15% का टारगेट दिया गया है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेज है वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर से रिकॉल कर लीजिए, एग्रीकल्चर में 18% से, ठीक है। एग्रीकल्चर टोटल की बात करें तो टोटल 40% है, चाहे डोमेस्टिक बैंक हो या फॉरेन बैंक हो। और आरआरबी को 75%, एसएफबी को 75%, एनबीसी का, एग्रीकल्चर में 18% सभी के लिए है। माइक्रो एंटरप्राइज में याद रखिएगा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और एसएफबी के लिए 7.5% है, फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांच एप्लीकेबल नहीं है। वीकर सेक्टर को एडवांस की बात करें तो जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एसएफबी उनको 12% है, आरआरबी को 15% है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है यहाँ पे शायद वीकर सेक्शन ये वाला छूट गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। 1-2 पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे एंड यूज मॉनिटरिंग यूज करना है, एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर क्या आएगा, एमएसएमई में क्या आएगा, सोशल नीड में क्या आएगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट। यदि हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या टारगेट है वो भी देख लीजिए। तो हमारा यूसीबी यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो टारगेट है वो कितना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले उनको 40% ऑफ एएनबीसी या सीओबी क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी हायर हो वो एक्सपोज करना है। दोस्तों यदि आपको इस हमारा कैप्सूल पीडीएफ है, इसका यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, क्विक रिवीजन सेशन की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हमारा कैप्सूल कोर्स है एवीएम का, जिसमें आप अवेल कर सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ में आपको ये कैप्सूल कोर्स मिल जाएगा। कैप्सूल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको क्विजेज मिलेंगे, इस कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको इस तरह के पीडीएफ मिलेंगे, वन लाइनर पीडीएफ मिलेगा, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण पेजेज है
उसका जानकारी आपको मिलेगा। उसमें केवल पेजेस ही नहीं, उसमें कंटेंट और एमसीक्यूज भी करवाए गए, वो आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। यानी ये सभी चीजें आपको हमारे कैप्सूल कोर्स के अंदर मिल रहे हैं, और कैप्सूल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। यदि हम यूसीबी के बारे में जानकारी को जारी रखते हैं, माइलस्टोन देखिए 2022 तक दिया गया था 31 मार्च 50%, 23 तक दिया गया 60% और 24 तक दिया गया 75%। ठीक है, तो फ्यूचर टारगेट है 24 तक का 75%। और जो हमारा माइक्रो इंटरप्राइज है, इनको जो टारगेट दिया गया है, तो देखिए इसमें क्या है कि स्टेज वाइज बढ़ाया गया। ठीक है ना, माइलस्टोन जो इनको 75% तक लाया गया है। माइक्रो इंटरप्राइज की बात करें, यदि हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में माइक्रो इंटरप्राइज का टारगेट दिया गया 7.5% का, जरा उधर का देख लीजिए कितना था। क्योंकि देखिए याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि आप आप सिमिलरिटी देखिए, यहाँ भी 7.5 है, यहाँ भी 7.5 है, कुछ नया नहीं है। हाँ, टारगेट था 12% ऑफ एनबीसी या सीयूबी वीकर सेक्शन का टारगेट, यहाँ भी कितना था 12% था, है ना। देखिए ना, यहाँ 12% दिया ना, आरआरबी के लिए मात्र 15% है, यहाँ भी 12% है, कुछ नया नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, और विकेट सेक्शन के लिए जो फेज टारगेट है वो देखिए 21-22 के लिए 11%, 22-23 के लिए 11.5% और 23-24 के लिए 12%, तो फेज वाइज इसको बढ़ाया गया है। विकेट सेक्शन की कैटेगरी की बात करें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आएगा, आर्टिसन, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री आएगा, इसका क्रेडिट लिमिट जो है 1 लाख से ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद आएगा कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आते हैं, जैसे कि हमारे NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, तो ये सभी चीज़ हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के अंदर आते हैं। फिर बात करें हम लोग डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और हमारा जो स्केड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल कास्ट है वो भी पार्ट है। डीआरआई स्कीम क्या है दोस्तों, डीआरआई स्कीम होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम बेनिफिशियरी, वो भी हमारे इसके पार्ट होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे पार्ट होते हैं इसके। ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा हमारा ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट माइक्रो इंटरप्राइज, वी आर टॉकिंग अबाउट द वीकर सेक्शन के अंदर नहीं आएगा, ये सब आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर कुछ डिस्ट्रेस फार्मर और पर्सन होते हैं कि उन्हें जो है लोन जिनके पास लोन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, लोन टू रिपे नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर अप टू 1 लाख पर बोरोवर टू प्रीपे नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल बेनिफिशियरी आते हैं अप टू 1 लाख रुपीज़ पर बोरोवर। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे वीकर सेक्शन में आते हैं। फिर जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का ओवरड्राफ्ट एज पर प्रिस्क्राइब लिमिट, और कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी आते हैं। तो पीएसएल का कुछ कॉमन गाइडलाइंस है। पहला गाइडलाइंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कहा जाता है कि आप आरबीआई, पहला पॉइंट है कि आरबीआई के डायरेक्टिव को फॉलो कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, फिर सर्विसेज चार्ज की बात करें, सवाल है कि कोई चार्ज नहीं लगता, 25,000 तक का लोन में कोई चार्ज नहीं लगता, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए एसएचजी और जीएलजी को लोन दिया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप या जॉइंट रिजर्व ग्रुप को लोन दिया गया, तो ये लिमिट मेंबर के लिए अप्लाई होता है, ग्रुप के लिए अप्लाई नहीं होता है, याद रखिएगा। दिस लिमिट अप्लाई पर मेंबर एंड नॉट टू द ग्रुप। फिर हम बात करें रिकॉर्ड कीपिंग की, तो रिकॉर्ड कीपिंग में पहला आता है रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड के लिए रिसीव्ड लोन एप्लीकेशन के लिए प्रिस्क्राइब डिसीजन टाइमलाइन के साथ। ठीक है, तो ये होता है हमारा लोन एक्नॉलेजमेंट लेना, प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीव्ड लोन एप्लीकेशन विद इन प्रिस्क्राइब डेडलाइन टाइमलाइन, राइट। चलिए अब हम लोग MSMED एक्ट के बारे में बात करते हैं। MSMED एक्ट लाया गया था 2007 में, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइए डिस्कस करते हैं। 2006 में लाया गया था, सॉरी, MSMED एक्ट 2006। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्या पॉइंट है कि MSMED एक्ट ने रिवॉल्यूशनाइज किया MSME सेक्टर भारत में। इसने क्लासिफाई किया इंटरप्राइज को प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग से और इक्विपमेंट के लिए अलग से। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो माइक्रो इंटरप्राइज के लिए जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1 करोड़, टर्नओवर है 5 करोड़। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बनाते हैं, तो 1 करोड़ तक का है हमारा माइक्रो इंटरप्राइज। ठीक है, और फिर यदि 10 करोड़ से 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है हमारा स्मॉल इंटरप्राइज, और उसके ऊपर है हमारा मीडियम इंटरप्राइज। ये हमारा इन्वेस्टमेंट बेसिस पे हो गया। और यदि हम टर्न ओवर बेसिस की बात करें तो टर्न ओवर में इसका इंटू 5 कर लीजिए, यानी 5 करोड़ हो जाएगा। यहाँ भी इंटू 5 कर लीजिए, यहाँ 50 करोड़ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 250 करोड़। ठीक है, तो माइक्रो इंटरप्राइज जो होता है इसका टर्न ओवर अप टू 5 करोड़ है, ये माइक्रो है। ठीक है, और 5 से लेके 50 के बीच में जो है हमारा ये यहाँ 50 डाल दीजिए। ठीक है, 5 से 50 के बीच में हमारा क्या है, स्मॉल है, और 50 से 250 के बीच में क्या है, हमारा मीडियम है। इसको याद रखना काफ़ी आसान है, 1, 10, 50, उसको 5 से गुना कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के बीच में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन। यहाँ देखिएगा क्या बताया जा रहा है कि बैंक एक्नॉलेज करे सारे एमएसएमई लोन एप्लीकेशन को एक सीरियल नंबर के साथ, ठीक है, वही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एक सिस्टम को इंप्लीमेंट करे बैंक, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए सिस्टम होना चाहिए, और ऑनलाइन सबमिशन के लिए सिस्टम होना चाहिए, और ई ट्रैकिंग के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। कोलेट्रल की बात करें तो कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा लोन यदि 10 लाख दिया जाता है एमएससी यूनिट को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है पीएमईजीपी स्कीम के अंदर, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, अप टू 10 लाख। यदि 10 लाख तक का लोन है तो कोलेट्रल फ्री लोन लगेगा अंडर एज पर द पीएमईजीपी एक्ट। और फिर उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में समझाया जा रहा है कि बैंक कोलेट्रल फ्री लोन 25 लाख तक का एक्सटेंड कर सकती है विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। यदि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो 25 लाख तक का लोन बैंक एक्सटेंड कर सकती है। फिर क्या बताया जा रहा है कि बैंक आप इनकरेज कीजिए कि इस क्रेडिट गारंटी स्कीम का यूज किया जाए, ठीक है, इनकरेज टू यूज द क्रेडिट गारंटी स्कीम। बैंक को इनकरेज करना है, बैंक को इनकरेज किया जा रहा है कि वो क्रेडिट गारंटी स्कीम को यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपोजिट लोन की बात करें तो बैंक सैंक्शन करती है कंपोजिट लोन लिमिट 1 करोड़ का कंपोजिट लोन लिमिट बैंक सैंक्शन करती है वर्किंग कैपिटल के लिए और टर्म लोन रिपेमेंट के लिए रिक्वायरमेंट के लिए। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, 1 करोड़ तक का लोन लिमिट जो है कंपोजिट लोन लिमिट बैंक सैंक्शन करती है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन रिक्वायरमेंट। एक होता है हमारा सीएलएसएस क्या होता है? सीएलएसएस होता है हमारा सेंट्रल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंदर क्या होता है, इसको समझिए कि हमें 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करता है अप टू 15 लाख, 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी अप टू 15 लाख। और किसके लिए? टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन के लिए। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करता है 15 लाख तक का। इसके अंदर आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उतना ही हमें समझना है, जीसीसी आता है। जीसीसी क्या होता है? जनरल क्रेडिट कार्ड होता है। इसका एम ये है कि हम इंडिविजुअल को क्रेडिट फ्लो बढ़ा सकें नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के लिए। किसके लिए? नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के लिए जो इंडिविजुअल हैं उनको क्रेडिट फ्लो बढ़ाना, ये जीसीसी का मेन काम है। इसको स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड के फॉर्म में इशू किया जाता है जो कि कॉम्पैटिबल है हमारे एटीएम से और स्वाइप मशीन से कॉम्पैटिबल है। याद रखेंगे जीसीसी क्या होता है, तो जीसीसी का एम है कि क्रेडिट फ्लो हम बढ़ा सके इंडिविजुअल को नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के लिए। स्मार्ट कार्ड या एटीएम डेबिट कार्ड के फॉर्म में यूज किया जाता है जो कि एटीएम और स्वाइप मशीन से कंपैटिबल है। फिर हम बात करें स्ट्रीमलाइन क्रेडिट फ्लो टू एमएससी ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, मतलब कि आप स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सटेंड कीजिए टर्म लोन के लिए, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी को टर्म लोन के लिए एक्सटेंड कीजिए। आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कीजिए इमरजेंसी नीड के लिए, यदि इमरजेंट नीड है तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कीजिए। आप मिड टर्म रिव्यू करवाइए और बेस्ड ऑन एक्चुअल सेल। और फिर उसके बाद दोस्तों आप टाइमलाइन सेट कीजिए क्रेडिट डिसीजन के लिए। अगला स्लाइड आप देखेंगे, यहाँ बताया जा रहा है कि टाइमलाइन सेट कीजिए क्रेडिट डिसीजन के लिए। अब बात करते हैं क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स की। तो देखिए पहला आता है इसमें एलईएफ। एलईएफ क्या होता है? लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। मतलब क्या होता है? इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 1949 से 2019 से बीसीबीएस स्टैंडर्ड के लिंक में। तो लार्ज एक्सपोजर को डिफाइन किया जाता है कि जितना भी एक्सपोजर एक काउंटर पार्टी को है या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी को है, ठीक है, और ये जो कि हमारा बैंक का जो टियर 1 कैपिटल है उसका 10% या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज एक्सपोजर। लार्ज एक्सपोजर का मतलब फिर से बता देता हूं, सम ऑफ ऑल एक्सपोजर टू अ काउंटर पार्टी या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी इक्वल टू और अबव 10% ऑफ द बैंक टियर 1 कैपिटल। तो बैंक का टियर 1 कैपिटल मान लीजिए 100 लाख का है, उसका 10% निकालिएगा तो 10 लाख होगा। तो यदि 10 लाख के ऊपर का एक्सपोजर वैल्यू है बैंक का अपने काउंटर पार्टी को या उससे ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी को, तो वो हमारा कहलाएगा लार्ज एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर लिमिट की बात करें तो सबसे पहले इंडिविजुअल और काउंटर पार्टी के लिए बात करते हैं। तो यदि सिंगल काउंटर पार्टी हो तो उसके लिए एक्सपोजर लिमिट क्या होता है वो देख लीजिए। उसके लिए एक्सपोजर लिमिट है टियर 1 कैपिटल का 20%, अप टू एडिशनल 5% और दिया जा सकता है विद बोर्ड अप्रूवल। और यदि ग्रुप ऑफ कनेक्टेड है काउंटर पार्टी है तो उनका एक्सपोजर लिमिट 25% में डाला गया है। तो 20 + 5 है यहाँ पे पहले केस में सिंगल काउंटर पार्टी में, और यदि ग्रुप कनेक्टेड पार्टी है तो 25% का सिंगल एक्सपोजर है। याद रखिएगा एलईएफ होता है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। ये मैंने आपको अभी बताया है अपडेट एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हम लोग सेक्शन 6। आइए यहाँ देखते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हाँ ये सब पॉइंट को हम आगे देखते हैं। टर्नओवर है, ये सभी क्राइटेरिया के आईटीआर फेल, जीएसटी रिटर्न, ठीक है।
अब देखिए बैंक जो है स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन को अडेयर करे और रिस्ट्रिक्शन को अडेयर करे। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है कि कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा या इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा बैंक के अपने शेयर में, मतलब बैंक का अपना शेयर के अगेंस्ट वो एडवांस नहीं दे सकती है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टर और रिलेटिव का। डायरेक्टर रिलेटिव के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कोई भी एडवांस डायरेक्टर को नहीं दिया जाएगा, उसके रिलेटिव को नहीं दिया जाएगा जिसका उसमें इंटरेस्ट है। फिर कहा जा रहा है कि एडवांस दूसरे बैंक के डायरेक्टर को और रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा। फिर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक, तो दूसरे बैंक के एफडी के अगेंस्ट जो है कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा या दूसरे बैंक के टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा। फिर रिस्ट्रिक्शन डाला गया है एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ईटीएफ एमएफ इन सभी के एडवांस के अगेंस्ट जो है एडवांस नहीं दिया जाएगा। फिर नो फाइनेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज यूजिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो मान लीजिए कि आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई फाइनेंसिंग नहीं होगा। या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आर्बिट्रेज ऑपरेशन की बात करें, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा, कोई फाइनेंसिंग नहीं किया जाएगा आर्बिट्रेज ऑपरेशन के लिए। आप जानते होंगे शेयर बायबैक, यानी कि आपको बायबैक ऑफ शेयर के लिए कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा। सेंसिटिव कमोडिटीज़ मतलब क्या होता है कि कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा जो कमोडिटीज़ अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर कोई एडवांटेज नहीं है। उसके बाद कोई फाइनेंसिंग नहीं है। उसके बाद हमारा आता है स्टॉक एंड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हमने बात की। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए कोई फाइनेंसिंग नहीं किया जाएगा। और स्टॉक और कमोडिटी, तो ब्रोकर को कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा या मार्केट मेकर को कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा। फिर यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में क्या बताया जा रहा है कि एडवांस अगेंस्ट शेयर डिवेंचर म्यूचुअल फंड नहीं दिया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है कि नो एक्सपोजर टू वेंचर कैपिटल फंड, यानी VCF से कोई एक्सपोजर नहीं होगा। ठीक है, ये सभी एक्सपोजर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी किसी नहीं दिया जाता है, ये सवाल बराबर पूछता है। अगला पॉइंट है हमारा सेक्शन 2। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इन्हांसिंग क्रेडिट सप्लाई फॉर लार्ज बोरोवर। तो देखिए वैसे बोरोवर जिनके पास ASCL क्या होता है, एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट, ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या होता है इंक्रीमेंटल फंड आता है, यानी कि जो इंक्रीमेंटल फंड 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल फंड जो उन्होंने ASCL के बियॉन्ड रेज किया है वो हमारा NPLL के अंदर आता है। NPLL क्या होता है, नॉर्मली परमिटेड लैंडिंग लिमिट। ठीक है, तो जो उन्होंने ASCL 50 इंक्रीमेंटल फंड रेज किया है ASCL के बियॉन्ड, उसका 50% जो है NPLL को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और एडिशनल प्रोविजन की बात करें तो एडिशनल प्रोविजन और रिस्क वेट अप्लाई होता है एक्सपोजर बियॉन्ड NPL, मतलब कि NPLL के बियॉन्ड यदि एक्सपोजर है तो वहाँ पे एडिशनल प्रोविजन डाला जाएगा और रिस्क वेट अप्लाई होगा। फिर देखिए RBI का सर्कुलर है अप्रैल अगस्त 25 2016 का, उसके बारे में दिया हुआ है। अब यदि हम बात करें बैंक क्रेडिट के डिलीवरी के लिए लोन सिस्टम, तो पहला आता है हमारा लोन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो लार्ज बोरोवर हैं वो मिनिमम लोन कंपोनेंट 60% का मेंटेन करेंगे अपने सैंक्शन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट का, यानी 60% किसका, तो जो इनको फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट इनको सैंक्शन किया गया उसका 60% जो है लोन कंपोनेंट लार्ज बोरोवर मेंटेन करेंगे। कैश क्रेडिट की बात करें तो मतलब एक मिनिमम लोन कंपोनेंट के ऊपर ड्रॉ करना वो अलाउ होता है एज कैश क्रेडिट। सो ड्रॉइंग अबव द मिनिमम लोन कंपोनेंट में भी अलाउड एज कैश क्रेडिट। एक्सक्लूजन की बात करें तो जो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट होता है और जो हमारा बिल्स लिमिट होता है उसको वर्किंग कैपिटल बाइफर्केशन से, आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल का दो पार्ट होगा, एक लोन कंपोनेंट होता है एक डेब्ट कंपोनेंट होता है। तो तुम्हारा जो लोन कंपोनेंट है वो 60% होगा, बोरोवर जो है कम से कम 60% मेंटेन करके रखे लोन कंपोनेंट का। और कैश क्रेडिट जो है मिनिमम लोन कंपोनेंट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सक्लूजन क्या है कि जैसे कि आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट हो गया या बिल लिमिट हो गया, ठीक है, इसको वर्किंग कैपिटल के बाइफर्केशन से बचा के रखा गया है। कमर्शियल पेपर की बात करें तो ये तो बोरोवर का जो कमर्शियल पेपर होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा लोन कंपोनेंट का पार्ट होगा यदि उसको वर्किंग कैपिटल के अंदर सैंक्शन किया गया है। सो मान लीजिए कि आप बोरोवर के कमर्शियल पेपर में बोरोवर का जो कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट है वो लोन कंपोनेंट का पार्ट कब होगा, यदि उसको वर्किंग कैपिटल के अंदर सैंक्शन किया गया है। दोस्तों ये जो पार्ट है, ये जो हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कैप्सूल कोर्स, ओके, विच यू कैन अवेल बाय इंस्टॉलिंग आवर ऐप। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। इसमें आपको सभी चैप्टर्स के सभी मॉड्यूल्स के क्विक रिवीजन सेशन, कैप्सूल PDF, वन लाइनर PDF, क्विजेस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कुछ मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांस। एडवांस में जो इंटरेस्ट रेट है उसका क्या गाइडलाइंस है वो देखते हैं। तो पहला गाइडलाइंस है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी एडवांस एज पर RBI डायरेक्टिव। दूसरा कहते बेंचमार्क रेट, तो नया लोन जो है उसको वो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट यानी EBLR को यूज करेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट। और बैंक जो है एडवांस ऑफर करती है फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पे, इंश्योर करती है कि रेट जस्टिफाइबल हो।
फिर फॉरेन करेंसी लोन की बात करें तो रेट जो है रेफरेंस करेगा मार्केट डिटरमाइन एक्सटर्नल बेंचमार्क को। फिर हम बात करते हैं MCLR की, तो MCLR होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। इसका 4 कंपोनेंट होता है, याद रखिएगा। पहला होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, इसके अंदर आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और जो हमारा नेटवर्थ पे रिटर्न है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा नेगेटिव कैरी ऑन CRR, मतलब कि ये हमारा CRR की रिक्वायरमेंट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट कितना है, उसके बेसिस पे हमारा नेगेटिव कैरी ऑन CRR होता है। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर क्या होता है ये समझते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर सारा ऑपरेशन एक्सपेंस जो कि हमारे लोन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सब का सब हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। और टेनर प्रीमियम के अंदर क्या आता है कि जो हमें लॉन्ग टेनर के लिए एडिशनल कॉस्ट लग रहा है वो हमारा टेनर प्रीमियम का पार्ट होता है। तो ये 4 कंपोनेंट आप याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा आता है हमारा नेगेटिव कैरी ऑन CRR, तीसरा आता है ऑपरेशनल कॉस्ट और चौथा आता है हमारा टेनर प्रीमियम। यदि हम कैलकुलेशन और पब्लिकेशन की बात करें तो MCLR अलग अलग मैच्योरिटीज के लिए कंप्यूट किया जाएगा एडिशनल टेनर प्रीमियम के लिए टू द सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ नेगेटिव कैरी ऑन CRR एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो या तो आप ओवरनाइट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ये सभी मैच्योरिटी में आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि बैंक MCLR पब्लिश करेगी दूसरे लंबे पीरियड के लिए भी यदि डिजायर हो तो। फिर एक आता है हमारा EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट। तो देखिए इसे बेंचमार्किंग का क्या ऑप्शन होता है कि बैंक अपने लैंडिंग रेट को लिंक करती है RBI के पॉलिसी रेपो रेट से, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों किसे लिंक करती है, 3 मंथ या 6 मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्ड यील्ड गिवन बाय द FBIL, और यानी तो दूसरे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से लिंक करती है जो कि पब्लिश किया गया FBIL के द्वारा। यूनिफॉर्मिटी रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है अडॉप्ट करेगी एक सिंगल एक्सटर्नल बेंचमार्क प्रत्येक लोन कैटेगरी के अंदर ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंड्यूस करे। अब देखिए एक होता है हमारा स्प्रेड डिटर्मिनेशन। इसमें पहला पॉइंट आता है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, यानी बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा जो कि हमारे स्प्रेड के कंपोनेंट को डिफाइन करेगा। कंपोनेंट के अंदर बिजनेस स्ट्रेटजी कैसा है, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कैसा है, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या, ये सब के सब आएंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रेडिट रिस्क प्रीमियम के लिए। टॉक अबाउट द क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि ये डिफाइन किया जाता है बैंक की पॉलिसी के द्वारा। इसके अंदर जो हमारा एडिशनल रिस्क एसेटेड होता है इंडिविजुअल बोरोवर से वो आता है। इट इज डिटरमाइंड यूजिंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल एंड कंसीडर फैक्टर लाइक कस्टमर रिलेशनशिप, कोलैटरल एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल। क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल क्या होता है दोस्तों, समझिए कि आपको स्प्रेड पता करना है। क्या पता करना है इसमें, स्प्रेड कैसे पता करेंगे, हाउ डू वी डिटरमाइन स्प्रेड पता करने के लिए हम लोग क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल का यूज करेंगे और इसमें कुछ फैक्टर कंसीडर करेंगे जैसे कस्टमर रिलेशनशिप, कोलैटरल और एक्सपेक्टेड लॉसेस क्या क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप चेंजेस इन क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, इस कारण से क्या होगा कि हमें जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम में जो एडजस्टमेंट करना है वो जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे, बोरोवर के क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल को चेंज करके, यानी बोरोवर का क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल को चेंज करके हमारा जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम एडजस्टमेंट है जस्टिफाई कर सकते हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग बोरोवर का स्प्रेड है वो तब तक ना बढ़े जब तक सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क डिटोरेशन ना हो, मतलब यदि हमारा क्रेडिट रिस्क डिटोरेट नहीं कर रहा है तब तक बोरोवर का स्प्रेड ना बढ़े। फिर कहता है हमारा यही कह रहा है कि एग्जिस्टिंग बोरोवर स्प्रेड शुड नॉट इंक्रीज अनलेस देयर आर सिग्निफिकेंट डिटोरेशन इन क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल। और फिर कह रहा है कि जो हमारा कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट होता है इनमें डिफरेंट कंसिडरेशन होता है अलग अलग स्प्रेड में चेंज होने से। अब बात करते हैं रेट डिटर्मिनेशन, यानी कहा जा रहा है कि जो हमारा फ्लोटिंग रेट एडवांस होता है वो हमारा इंटरनल बेंचमार्क से लिंक होता है, जो कि प्राइस किया जाता है कैसे हम लोग स्प्रेड को जोड़ते हैं बेंचमार्क रेट में, यानी बेंचमार्क रेट में आप स्प्रेड को जोड़ दीजिए तो उस बेसिस पे हम फ्लोटिंग रेट एडवांस जो कि हमारे इंटरनल बेंचमार्क से लिंक है वो पता लगाया जाता है। नो लैंडिंग बिफोर द बेंचमार्क रेट फॉर लोन लिंक टू स्पेसिफिक मैच्योरिटी। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक मैच्योरिटी का लोन है तो आपको बेंचमार्क रेट से बिलो लैंडिंग नहीं करना है, राइट, ये बात को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए कि बेंचमार्क रेट जो कि लोन प्राइसिंग के लिए यूज किया जाएगा वो स्पेसिफाइड किया जाएगा लोन एग्रीमेंट में। अब बात करें एग्जम्पशन फ्रॉम एमसीएलआर से एग्जम्पशन किसे दिया गया ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए पहला पॉइंट है कि लोन जो कवर किया जा रहा है स्पेसिफिक स्कीम जो कि सरकार के द्वारा मैंडेट किया गया है उसको एग्जम्पशन मिला है एमसीएलआर के द्वारा, यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्कीम होते हैं सरकार के द्वारा मैंडेट किए जाते हैं। अब देखिए कुछ होता है रेक्टिफिकेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, तो पहला आता है WCTL यानी वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, फिर आता है FITL यानी फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। तो ये सब ये जो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज के अंदर होते हैं उन्हें एग्जम्पशन दिया जाता है MCLR रेगुलेशन से। तो याद रखिएगा WCTL FITL इनको एग्जम्पशन दिया गया है। फिर फर्दर गाइडलाइंस की बात करें तो पहला आता है हमारा ये गवर्नमेंट रिफाइनेंसिंग स्कीम, इसको भी MCLR से एग्जम्पशन दिया गया है। गवर्नमेंट रिफाइनेंसिंग स्कीम क्या, जैसे मान लीजिए कि जो बहुत सारे रिफाइनेंसिंग स्कीम के अंदर जो लोन होते हैं जो कि सरकार के द्वारा दिए जाते हैं या
जिसकी अंडरटेकिंग के द्वारा दिए जाते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब है, वो भी MCLR से एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक लोन कैटेगरी की। तो पहला आता है एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट दिया जाए, एडवांस टू बैंक एम्प्लॉय दिया जाए। ठीक है, फिर हमारा CEO या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया जाए, जो हमारा मार्केट लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क लोन है या जो हमारा फिक्स रेट लोन है वो 3 ईयर है, तो इनको आप ओके सो ये सब ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग रिव्यू ऑफ MCLR का रिव्यू कैसे करेंगे, हाउ विल यू रिव्यू MCLR, आइए डिस्कस करते हैं। तो यदि आपको इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करना है तो बैंक रिव्यू करेगी और पब्लिश करेगी MCLR को, रेट को। तो रिव्यू ऑफ MCLR कैसे होगा वो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले है कि बैंक रिव्यू करेगी और पब्लिश करेगी MCLR रेट को। ठीक है, मंथली पब्लिश होगा। यहाँ देखिए लिखा गया है कि बैंक कैन स्पेसिफाई, यहाँ पे लिखा गया रिव्यू ऑफ MCLR, बैंक मस्ट पब्लिश एंड MCLR रेट मंथली विद बोर्ड अप्रूवल। और एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में आपको मंथली रिव्यू नहीं चाहिए क्योंकि उनका एक्सटर्नल नेचर होता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड मेथड की। तो पहला कहा जा रहा है कि बैंक स्पेसिफाई करेगी इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट फ्लोटिंग रेट लोन के लिए बेस्ड ऑन लोन डिसबर्समेंट डेट या MCLR रिव्यू डेट। तो लोन डिसबर्समेंट डेट कौन सा है, MCLR रिव्यू डेट का, इस बेसिस पे बैंक डिसाइड करेगी इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट। फिर कहा जा रहा है कि जो इनिशियल MCLR रेट एप्लीकेबल होता है डिसबर्समेंट में वो तब तक रहता है जब तक नेक्स्ट रीसेट ना हो जाए, चाहे हमारे बेंचमार्क में इंटरिम चेंजेस ही क्यों ना आए। फिर रीसेट पीरियड के अंदर रीसेट पीरियड 1 साल के एक्सीड नहीं करेगा फॉर MCLR लिंक्ड लोन एंड मस्ट अलाइन विद द लोन मैच्योरिटी, लोन के मैच्योरिटी से अलाइन होगा और 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम BPLR बेस रेट MCLR टू एक्सटर्नल बेंचमार्क। इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग लोन जो हमारे BPLR बेस रेट MCLR से लिंक है वो कंटिन्यू होंगे जब तक रिपेमेंट और रिन्यूएबल ना हो जाए। जब तक रिपेमेंट रिन्यूअल हो जाएगा तब उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। जो हमारे फ्लोटिंग रेट टर्म लोन होते हैं जो एलिजिबल होते हैं प्री पेमेंट का बिना चार्जेस का, वो स्विच कर सकते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में बिना किसी एडिशनल फी का, एक्सेप्ट फॉर रीजनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल केस। यानी कि फ्लोटिंग रेट टर्म लोन को आप जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क में स्विच कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फी एक्सेप्ट फॉर रीजनेबल। और स्विच के बाद क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट होगा इन सभी लोन का वो अलाइन हो जाएगा रेट फॉर न्यू लोन ऑफ सिमिलर कैटेगरी दैट इज टाइप, टेनर एंड अमाउंट। अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्जिंग की। तो पहला आता है हमारा मंथली रेस्ट। मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसे चार्ज किया जाएगा मंथली रेस्ट में बहुत सारे लोन के लिए एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एडवांस। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बात करते हैं हम लोग अब ये एग्रीकल्चर लोन के बारे में। एग्रीकल्चर लोन के बारे में देखिए क्या पॉइंट बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर लोन शुड कंसिडर, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट क्रॉप सीजन को कंसीडर करे एग्रीकल्चर लोन के लिए, एनुअली चार्ज करे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए इंटरेस्ट, और जो हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है उनके लिए सीजनली चार्ज हो इंटरेस्ट। यदि हम पिनल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पहला पॉइंट है कि बैंक के पास ऑटोनॉमी है कि वो क्रिएट करे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को ताकि पिनल इंटरेस्ट के लिए, राइट, इसमें आपको बोर्ड अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। फिर कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लोन 25,000 तक का हो तो वहाँ पे कोई पिनल इंटरेस्ट नहीं लगता है और पिनल्टी इंटरेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं यदि हम डिफॉल्ट करेंगे। डिफॉल्ट करने के बाद पेनल इंटरेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके बाद ये से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो पेनल इंटरेस्ट कैन बी अप्लाइड फॉर डिफॉल्ट और नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंश्योरिंग फेयरनेस एंड कस्टमर अप्रोच। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होना चाहिए बैंक का, राइट। ऑटोनॉमी है कि वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी क्रिएट करे पेनल इंटरेस्ट के लिए। 25,000 तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन में कोई पेनल इंटरेस्ट नहीं लगता है। पेनल इंटरेस्ट अप्लाई होगा यदि डिफॉल्ट होगा नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब याद रखिए हम लोग मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि एनुअली अनाउंस होता है क्वार्टरली रिव्यू के साथ, और क्रेडिट पॉलिसी जो कि सेमी एनुअली अनाउंस होता है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है बैंक लैंडिंग प्रैक्टिस को। तो देखिए होता है मॉनेटरी पॉलिसी ये आपका एनुअली क्वार्टरली रिव्यू होता है, एनुअली अनाउंस होता है, और क्रेडिट पॉलिसी सेमी एनुअली अनाउंस होता है। ये बैंक के लैंडिंग पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। यदि हम बात करें क्रेडिट रिस्क क्रेडिट असेसमेंट मॉडल की तो पहला आता है हमारा मेथोडोलॉजी का इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है कि हिस्टोरिकली आरबीआई के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था नायक कमेटी के द्वारा, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पैट मेथड, राइट। तो यहाँ देखिए लिखा गया है आरबीआई ने स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस नायक कमेटी का पैट मेथड और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग मेथोडोलॉजी इवोल्यूशन। बैंक के पास ऑटोनॉमी है क्रेडिट असेसमेंट मेथड में। तो क्रेडिट असेसमेंट मेथड में बैंक के पास क्या है, अपना ऑटोनॉमी है एक्सेप्ट फॉर एमएससी को छोड़कर बाकी सभी के लिए बैंक के पास अपना ऑटोनॉमी है। अब बात करते हैं एमएसएमई का क्रेडिट लिमिट क्या है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। एमएससी का क्रेडिट लिमिट की बात करें तो दोस्तों एमएससी जिनके पास क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ तक का है तो बैंक वर्किंग कैपिटल कैसे ग्रांट
करेगी, तो क्रेडिट लिमिट मान लीजिए एमएससी का 5 करोड़ तक का है, तो 5 करोड़ तक का क्रेडिट लिमिट वाले एमएससी को बैंक जो वर्किंग कैपिटल लिमिट ग्रांट करेगी वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर है उसका या तो 20% ले लीजिए या जो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से आपका वैल्यू आ रहा है उसको ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अभी हमने न्यूमेरिकल किया है इस पे। अब बात करते हैं हम लोग इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन की, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये इसमें ये बताया गया है। सो लेट्स डिस्कस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईआरएसी का के बारे में क्या बताया जा रहा है, लेट्स डिस्कस। तो आईआरएसी की बात करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट आईआरएसी इन द नेक्स्ट स्लाइड। आईआरसी का फुल फॉर्म याद रखिए, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। पहला आता है हमारा एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि आरबीआई इंश्योर करे कि फेयर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन हो ताकि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। एसेट क्लासिफिकेशन में एसेट को हम कैटेगराइज करते हैं अकाउंट के कंडक्ट के बेसिस पर, ठीक है, अकाउंट का कंडक्ट कैसा है उस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि ये प्रोविजनिंग को इन्फ्लुएंस करेगा पॉसिबल डिफॉल्ट के लिए। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब कि इनकम को रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करना जब तक प्रिंसिपल रिकवरी डॉटफुल है, वही पॉइंट बताया जा रहा है। इनकम को तब रिकॉग्नाइज कीजिए, इनकम को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक प्रिंसिपल रिकवरी डॉटफुल हो, जो कि आपके इन्फ्लेटेड प्रॉफिट को रोकेगा। यदि हम इरेगुलरिटी और रिपोर्टिंग की बात करें तो बैंक डिस्करेज करे रूटीन इरेगुलरिटी को और लिमिट एक्सेस ड्रॉ डाउन को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में, ठीक है, ये इस बैंक को लिमिट करना है। फिर बोर्ड अप्रूवल की बात करें तो ये क्या होता है कि एक्सेस विड्रॉल के में आपको बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए ताकि वो नेसेसरी और टाइम टेबल को वैलिडेट करे रेगुलराइजेशन के लिए, इंश्योर करे कि कंपनी लॉ से हमारा कंप्लायंस हो। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें आप मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं इरेगुलर अकाउंट को, जो मॉनिटर एंड कंट्रोल इरेगुलर अकाउंट। आप एडहेरेंस को इंश्योर कीजिए फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर में। एक्शन प्लान की बात करें तो रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट फैसिलिटेट करता है एक्शन प्लान फॉर रेगुलराइजिंग अकाउंट रेगुलरिटी, मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एसएमए क्या होता है, एसएमए होता है हमारा स्मॉल स्पेशल मेंशन अकाउंट। व्हाट इज एसएमए? देखिए एसएमए में एक हमारा आता है अर्निंग वार्निंग सिग्नल, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। अर्निंग वार्निंग सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है कि आप ऐसे अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें साइन आ रहा है डिफॉल्ट होने का, जिसके माध्यम से आप टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकेंगे। एक होता है हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। देखिए इसके अंदर एसएमए 0 से लेकर एसएमए 2 तक आता है बेस्ड ऑन ओवरड्यू पीरियड फॉर प्रिंसिपल इंटरेस्ट या अदर एसेट। तो जो ओवरड्यू पीरियड है उस दौरान हमें क्या करना है कि राइट। तो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस समझ में आया, क्लासिफिकेशन की हमने बात की। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो एसएमए को क्लासिफाई नहीं किया जाएगा एनपीए इनिशियली, लेकिन प्रॉम्प्ट मॉनिटरिंग और एक्शन लिया जाएगा ताकि हम डिटोरेशन को रोक सकें, ठीक है। तो एसएमए 0 से लेकर एसएमए 2 तक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ओवरड्यू पीरियड। आरबीआई का क्या गाइडलाइन है एनपीए और प्रोविजनिंग नॉर्म पे, आइए जरा देखते हैं। तो पहला है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, एनपीए को आइडेंटिफाई किया जाएगा बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, यानी आईआरएसी का जो प्रूडेंशियल नॉर्म है उसकी बेसिस पे एनपीए को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर बात करें फेज्ड ऑगमेंटेशन की, फेज इंप्लीमेंटेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन होगा, इंश्योर करेगा कि बैंक एडिक्वेट प्रोविजन मेंटेन करे एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए। एसेट क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया की बात करें तो पहला है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, मतलब ये हुआ कि इसके माध्यम से हम क्लासिफाई कर सकेंगे एसेट को स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और इंश्योर कर सकेंगे कंसिस्टेंसी को। तो ये सब है और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अब बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन की। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, लेट्स डिस्कस। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है हमारा आरबीआई मैंडेट करती है कि आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मैंडेट करती है एसेट क्लासिफिकेशन के लिए ताकि कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सके बैंक के रिपोर्टिंग में। फिर बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड, मतलब ये हुआ कि एसेट को कैटेगराइज किया जाएगा बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस एंड द एडिक्वेसी ऑफ सिक्योरिटी, यानी कितना पीरियड तक नॉन परफॉर्म किया है और सिक्योरिटी का एडिक्वेसी क्या है। तो पहला आता है हमारा परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि इसके अंदर अकाउंट अर्निंग, वैसा अकाउंट जिसमें जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है एज पर रियलाइज बेसिस, उसको हम लोग परफॉर्मिंग अकाउंट बोलते हैं। फिर हमारा एक एनपीए अकाउंट आता है, मतलब एक ऐसा एसेट जो कि इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहा है ऑन रियलाइज बेसिस, इसमें हम लोग अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे ओवरड्यू पेमेंट से। फिर हम लोग बात करें चाइना क्राइटेरिया फॉर एनपीए क्लासिफिकेशन इंक्लूड। तो देखिए ये टर्म लोन है जिसका ओवरड्यू इंटरेस्ट पेमेंट प्रिंसिपल जो है 90 दिन से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारा एनपीए में चला जाएगा। ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर हो तो भी हमारा टर्म पेमेंट में चला जाएगा। उसके बाद ओवरड्यू बिल्स हो या क्रॉप सीजन हो जिसका डेलिक्वेंसी जो है एग्रीकल्चर लोन में चला जाएगा।
और फिर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हो जिसके पास ओवरड्यू पेमेंट जो है 90 दिन से ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, ओवरड्यू बिल, क्रॉप सीजन, डेलिकेंसी इन एग्रीकल्चर लोन, फिर टर्म लोन के लिए 90 दिन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट के लिए हमारा आउट ऑफ ऑर्डर। कैटेगरीज ऑफ एनपीए की बात करें तो देखिए आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एनपीए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब स्टैंडर्ड के एसेट आता है, यानी कि एसेट क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ, यानी 12 महीना तक एसेट को एनपीए मान चुके हैं विथ आइडेंटिफाइबल, इसमें क्रेडिट वीकनेस आ चुका है जो कि फ्यूचर लॉस को रिस्क करेगा यदि करेक्ट नहीं किया गया तो। और डॉटफुल एसेट क्या होता है कि वैसा एसेट जो कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा है 12 महीना के लिए और इसमें क्वेश्चनेबल प्रोस्पेक्ट होगा फुल रिकवरी का। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड, ये भी समझ लीजिए। तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डॉटफुल क्लासिफिकेशन ट्रिगर होगा यदि सिक्योरिटी वैल्यू जो है बैंक के एसेस्ड या आरबीआई के वैल्यू ड्यूरिंग द लास्ट इंस्पेक्शन के 50% से कम हो जाए, ठीक है, तो डॉटफुल क्लासिफिकेशन ट्रिगर हो जाएगा। यदि सिक्योरिटी वैल्यू फॉल्स बिलो द 50% ऑफ द बैंक एसेस और आरबीआई वैल्यू ड्यूरिंग द लास्ट इंस्पेक्शन, राइट। अब हम लोग कुछ सॉरी यहाँ पे गलती से 50% नहीं होगा, 10% होगा, गलती से 50% लिख दिया गया है, प्लीज़ करेक्ट इट, ये इट विल बी 10%, ठीक है ना। सॉरी मिस्टेक है, मैं यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गया है, प्लीज़ कंसिडर इट, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो देखिए 10% होता है, ये 50% नहीं होता है। याद रखिए कि हमारा यदि सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो बैंक का जो एसेस्ड या आरबीआई का जो एक्सेप्टेड वैल्यू है लास्ट इंस्पेक्शन के दौरान उसका 10% से भी कम हो गया है तो हम उसे डॉटफुल मान देते हैं। लॉस एसेट क्या होता है कि जो एसेट अनकलेक्टेबल हो, ठीक है, उसको लॉस बोलते हैं हम लोग। सॉरी वो लॉस यहाँ पे डॉटफुल के लिए 50% है, लॉस के लिए हमारा 10% है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, डॉटफुल के लिए 50% सही है, वहाँ पे पॉइंट सही लिखा गया है। एंड फॉर लॉस एसेट वी हैव इट इज़ 10%, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 10% जो आउटस्टैंडिंग बोरोवेबल अकाउंट है, यदि एसेट का वैल्यू सिक्योरिटी वैल्यू 10% से भी कम हो जाए तो लॉस एसेट का लाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स की। देखिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स से क्या है कि स्टैंडर्ड एसेट का बैंक को प्रोविजन करना पड़ता है बेस्ड ऑन फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी का फार्म क्रेडिट है 0.25%, एसएमई को एडवांस दिया गया 0.25%, सीआरई सेक्टर को एडवांस दिया गया 1%, सीआरईआरएस को एडवांस दिया गया 0.75%। बाकी दूसरा लोन हो जिसके अंदर मीडियम इंटरप्राइज आएगा तो 0.40%। तो एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग क्या होता है कि एडिशनल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होती है एनपीए बेस्ड ऑन एसेट क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग एक्सेलरेटेड बोलते हैं। यदि हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट है तो इनहांस प्रोविजनिंग दिया जाएगा एज पर आरबीआई गाइडलाइन। डॉटफुल और लॉस एसेट है तो हायर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे एक टेबल आप देख सकते हैं, सब स्टैंडर्ड में यदि 6 महीना तक का एनपीए है तो एनपीए और एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग हमारा 15% होता है, ठीक है, सिक्योर पोर्शन का। तो एसेट कैटेगरी यदि हमारा सब स्टैंडर्ड है और 6 से लेकर 1 साल सिक्योर्ड है तो यहाँ 15, यहाँ 25 है। यदि 6 महीना तक का है अनसिक्योर्ड है अदर देन इंफ्रा लोन है तो 25, यहाँ पे 20 है। अबव 6 मंथ है अनसिक्योर्ड है तो यहाँ 25, यहाँ 40 है। अप टू 6 मंथ है अनसिक्योर्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है तो 25 और 20% है। एबव 6 मंथ का है तो एबव 6 मंथ है तो हमारा 25 और 40% होगा। उसके बाद डॉटफुल में अब यदि आप आ जाएं तो डॉटफुल में सेकेंड ईयर सिक्योर्ड पोर्शन तो 25 और 40, सेकेंड ईयर अनसिक्योर्ड पोर्शन 100, थर्ड एंड फोर्थ ईयर सिक्योर्ड पोर्शन 40-100 और यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ईयर अनसिक्योर्ड पोर्शन 100। लॉस एसेट में पूरा का पूरा 100% होगा, चाहे वो हमारा नॉर्मल हो या एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग का परसेंटेज हो, ठीक है। ये चार्ट याद रखना है। अब लोग बात करते हैं एडिशनल प्रोविजन की। क्या बताया जा रहा है? एडिशनल प्रोविजन का मतलब क्या होता है? मतलब कि लोन टू कंपनीज में डायरेक्टर अपीयरिंग मल्टीपल टाइम इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर, मतलब वैसा कंपनी जिसमें जो है डायरेक्टर जो है मल्टीपल टाइम आ रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर के केस में, तो स्टैंडर्ड अकाउंट में 5% का प्रोविजनिंग करना है। मतलब डायरेक्टर बार बार डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यदि एनपीए अकाउंट होता है तो उसके इसमें एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग को अप्लाई करना है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। फिर मान लीजिए कि कुछ हमारा गारंटी कवर्ड अकाउंट है तो कहा जा रहा है कि गारंटेड पोर्सन जो हमारा स्कीम से गारंटेड है, जैसे कि ईसीजीसी या सीजीटीएमएसी के द्वारा जो गारंटेड पोर्सन है उस पर कोई प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है तो ये याद रखिएगा, इसे सवाल बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई गारंटेड स्कीम है जैसे ईसीजीसी या सीजीटीएमएसी का, तो उसके लिए हमें उसका जो गारंटेड पोर्शन है उसके लिए कोई हमें प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब कुछ हम क्रेडिट गारंटी स्कीम एनहांसमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ बताया जा रहा है जो हमारा जेडईडी सर्टिफाइड एमएससी होता है उसके लिए 85% का कवरेज होता है, ठीक है। फिर हमारा कुछ यूनिट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में या वुमेन या एसटीएस इंटरप्राइज के लिए, उनके लिए भी यही रूल लागू है। फिर हमारा कुछ एंटरप्रेन्योर होता है स्पेसिफिक कवर्ड परसेंटेज बेस्ड ऑन बोरोवर
कैटेगरी जो हमारा रिटेल या होलसेल ट्रेड अलाइनमेंट है, मतलब क्रेडिट गारंटी कवर को 200 लाख तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, रिटेल और होलसेल अलाइनमेंट के लिए क्रेडिट गारंटी को 200 लाख तक बढ़ा दिया गया है, और गारंटी कवरेज और एनुअल फी को अलाइन किया गया दूसरे एक्टिविटीज़ के साथ। अब यदि हम बात करें ट्रांसफर ऑफ बोरोवेबल अकाउंट की, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि आरबीआई एडवाइस करती है बैंकों की वो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को एस्टैब्लिश करे ताकि वो अकाउंट ले सके दूसरे बैंक से। ठीक है, इसको बोलते हैं बोरोवेबल अकाउंट। तो दूसरा चीज़ है कि इसमें इंश्योर किया जाए कि क्रिटिकल अकाउंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन का एडिक्वेट शेयर हो। अब बात करते हैं फेयर प्रैक्टिस कोड इन लैंडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर पे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में, सारे फी और चार्ज को अपफ्रंट डिस्क्लोज किया जाए, ट्रांसपेरेंट असेसमेंट हो बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, क्लियर कम्युनिकेशन हो टर्म्स, इंटरेस्ट रेट, टेनर और रिपेमेंट शेड्यूल का। फिर लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो प्रॉम्प्ट डिसबर्समेंट हो एज पर एग्रीड टर्म। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन। मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक स्टेटमेंट मिले बोरोवर को, रिटर्न कम्युनिकेशन मिले किसी चेंजेस इन द टर्म लोन। फिर आता है हमारा जनरल गाइडलाइन। ये क्या कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सेक्स, कास्ट और रिलीजन के बेसिस में, हैरेसमेंट फ्री लोन मिले। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। तो पहले से फ़ी और चार्जेस आते हैं, यानी कि फ़ी का जो डिस्क्लोजर होगा इसके अंदर हम द डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फी इंक्लूडिंग प्री पेमेंट पेनल्टी, लेट पेमेंट चार्ज एंड कन्वर्जन फी बिटवीन फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट। ठीक है ना, तो बैंक डिस्क्लोज करे सारे फी को कि प्री पेमेंट पेनल्टी कितना लगेगा, लेट पेमेंट चार्ज क्या होगा, कन्वर्जन फी कितना होगा। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो डिटेल चार्ज हो डिस्प्लेड हो बैंक की वेबसाइट पे। ऑल इन कॉस्ट डेरिवेटिव डिस्क्लोजर का मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, सारे एप्लीकेबल चार्ज को डिस्क्लोज करें। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन और चार्जेस का सभी बोरोवर के लिए। फिर आता है हमारा एडिशनल कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या होता है टेक आउट एंड ट्रांसफर ऑफ बोरोवर। इसमें आता है हमारा ट्रांसफर एंड टेक ओवर ऑफ अकाउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर होना चाहिए, आप बोरोवर अकाउंट को ट्रांसफर कर सके बैंकों के बीच में। फिर आता है हमारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि पार्टिसिपेशन हो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में ताकि क्रेडिट अप्रेजल को इन्हांस कर सकें। कस्टमर अवेयरनेस, बोरोवर को अवेयर कीजिए उनकी राइट क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 18.1 18 नंबर यूनिट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है, राइट। इट इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड जो कि हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज और कंडीशन को शो करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करेगा लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, वायबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को एड्रेस करने में। फिर आते हैं हम लोग शेयर होल्डर के बारे में। तो शेयर होल्डर असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट मतलब कि यह मैंने आपको बताया असेस करने में हेल्प करता है। और उसके बाद एक पॉइंट है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब कि ये शेयर होल्डर गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर, लेंडर इन सभी को कैटर करता है। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा गया स्टेक होल्डर बहुत सारे होते हैं। और फिर कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश जो है बिजनेस ऑपरेशन से, नेट ऑफ एक्सपेंस, एसेंशियल फॉर सॉल्वेंसी, ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। आइए, ये सब कंपोनेंट्स हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टेक्निक यूज इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस समझाया, राइट। फाइनेंशियल एक होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं फंड फ्लो एनालिसिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वी कॉल इट फंड फ्लो एनालिसिस। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि देखिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्रूशियल है लेंडर को फंड डाइवर्जन को ट्रैक करने में, राइट। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इज़ वेरी क्रूशियल टू ट्रैक द। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो के बारे में बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो के अंदर क्या क्या आएगा हमारा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि CMA का फॉर्मेट, ठीक है। CMA फॉर्मेट क्या होता है? क्या CMA फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है इस फॉर्मेट को यूज़ करती है ताकि एस्टिमेट कर सके, प्रोजेक्शन कर सके फंड फ्लो को। बैंक का क्या रोल है? बैंक का रोल है कि बैंक फंड फ्लो को प्रिपेयर करेगी डेटा से, अलग अलग पिछले 2 बैलेंस शीट्स के, ठीक है, यदि बोरोवर के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया है तो। और फिर एनालिसिस करेगी बैंक। सोर्सेज और यूज ऑफ फंड को कैटेगराइज किया जाता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड में, ठीक है। कुछ हमारे लॉन्ग टर्म फंड होते हैं, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, उस बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया जाएगा। अब देखिए कुछ ट्रेंड का एनालिसिस होता है। ट्रेंड एनालिसिस में क्या क्या आता है कि वर्टिकल अरेंजमेंट है हमारा, राइट। सो वर्टिकल अरेंजमेंट को देखा जाएगा। फिर उसके बाद आइटम को लिस्ट कीजिए, अलग अलग फिगर होना चाहिए हमारा, ठीक है। फिर परसेंटेज चेंजेस देखा जाएंगे, पर्पजेस क्या हैं, ठीक है। कुछ हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट होगा जिसमें डेफिनेशन आएगा, पर्पज आएगा, ये सभी पॉइंट्स हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या टेक्निक यूज किया जाता है एनालिसिस में। व्हाट आर द टेक्निक यूज इन एनालिसिस ऑफ आवर फंड फ्लो स्टेटमेंट।
देखिए यहाँ पे हमारा लायबिलिटीज में देख सकते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म सोर्स, टर्म लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। एसेट में करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टीसीए, फिक्स एसेट, अदर करंट एसेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दो ग्रुप होता है, एक लायबिलिटी ग्रुपिंग होता है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म सोर्स के अंदर करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आएगा, लॉन्ग टर्म सोर्स के अंदर टर्म लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड आएगा। एसेट ग्रुप में करंट एसेट के अंदर ये आएगा, नॉन करंट एसेट में ये आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, कैटेगराइजेशन होता है लायबिलिटीज का और एसेट का। और अब बात करते हैं कि टेक्निक्स यूज फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला टेक्निक क्या यूज किया जाता है, वो है हमारा मेथड। पहला होता है रेशियो। फंड फ्लो एनालिसिस होता है हमारा, कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन लेंडर को बहुत क्रूशियल है। सीएमए का फॉर्मेट होता है, कंपनी यूज करती है एस्टिमेट करने के लिए, बैंक का रोल देखना है, एनालिसिस करना है। ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताया कि एक होता है हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट, राइट। ट्रेंड एनालिसिस में क्या बताया कि आइटम को लिस्ट कीजिए, एक्चुअल फिगर देखिए, 5-2 साल का क्या फिगर है, एस्टिमेट देखिए, परसेंटेज चेंज को देखिए, यानी कि आप ये इंडिकेट करेगा ईयर ऑन ईयर परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ। पर्पस ये है कि हम इवैल्यूएट कर सके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीबीटी, पीएटी, इन सभी में क्या चेंजेस आए हैं। और फिर बैलेंस शीट के भी ट्रेंड को देखा जाता है। फिर कुछ हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे कुछ आइटम को हम लोग की फिगर के परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसका पर्पस ये है कि हम कंपेयर कर सकें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो अब देखिए टेक्निक के बारे में मैंने आप बताता हूँ। तो टेक्निक क्या क्या यूज़ किया जाएगा, तो रेशियो एनालिसिस यूज़ किया जाता है, एक पहला टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं दो फिगर को ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को एसेस कर पाएं। अब रेशियो के टाइप की बात करें तो रेशियो को हम लोग परसेंटेज, नंबर और प्रोपोर्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए पहला रेशियो आता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में पहला रेशियो आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने के लिए टोटल करंट एसेट को टोटल करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। इसका बेंचमार्क है 1.33:1, इंडिकेट करेगा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म सोर्स है वो सरप्लस है और लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यूज मैंने आपको देखिए, लॉन्ग टर्म सोर्स, और सोर्स मतलब लायबिलिटीज होता है, यूज मतलब एसेट होता है। तो ये जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है ना, नेट वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अवर लॉन्ग टर्म, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट द सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स और लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, एनडब्ल्यूसी मतलब समझते हैं ना, जो पोर्शन मार्जिन जिसको बोलते हैं, जो पोर्शन बोरोर का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये एनडब्ल्यूसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो की, एनडब्ल्यूसी रेशियो की। तो इंडिकेट करेगा कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल रहा है करंट एसेट के लिए और करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी इसमें इसमें एक एसिड रेशियो भी आता है, क्विक एसिड रेशियो बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होता है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो, पहला रेशियो आता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है कि हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। एक होता है पीबीटी रेशियो यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एज अ शेयर ऑफ नेट सेल रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को नोमिनेटर में डालते हैं और नेट सेल को डिनोमिनेटर में डालते हैं, जिससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी का एफिशिएंसी मिलता है। एक आता है हमारा पीएटी रेशियो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी शेयर ऑनर का जितना अर्निंग है वही ना प्रॉफिट होगा, एज अ नेट सेल कितना है, तो ये हमें बताता है पीएटी रेशियो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा ईबीआई टीडीए मार्जिन रेशियो, यानी ये क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। ईबीआई टीडीए का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। मतलब कि जो भी आपका अर्निंग है इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन से पहले उसको नेट सेल से कंपेयर करेगा। एक होता है हमारा आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है रिलेटिव टू द टोटल एसेट एम्प्लॉय। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉय को कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ कंपेरिजन टू एसेट हमने कितना एम्प्लॉय किया था, तो ये आरओसी बताता है। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल कैलकुलेट करता है। इसके अंदर हमारा जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और जो खर्चा है उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। फिर एक आता है हमारा लीवरेज रेशियो, या इसको हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं या गियरिंग रेशियो भी बोलते हैं। पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट रेशियो आता है वो आता है हमारा टीओएसएल यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल वर्थ। मतलब क्या हुआ कि आप ऑनर फंड को कंपेयर कीजिए बोरोड फंड से। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी आप देखिए, जो हमारा ऑनर फंड होता है ना, तो ऑनर फंड का दो पार्ट होता है। ऑनर फंड में एक आता है हमारा जो कैपिटल आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग नेट वर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, ऑनर फंड में हो सकता है कि जो कैपिटल आ गया, और दूसरा पार्ट ये होता है कि आउटसाइड से जो फंड आता है, राइट, जो पूंजी जो दिया गया है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी है। तो ऑनर फंड को हम लोग बोरोड फंड से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेट वर्थ।
ठीक है। तो इट कंपेयर्स ऑनर्स फंड्स टू बॉरोवर्ड फंड, इससे हम लोग लोन, एडवांस और इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप एसेट सब्सिडी स्ट्रक्चर में कंपेयर करते हैं। अब देखिए एक होता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये कंपेयर करता है डेब्ट को इक्विटी से। तो डेब्ट को डिनोमिनेटर में डालते हैं और हम लोग इक्विटी को डिनोमिनेटर में डालते हैं, ये हमारे सॉल्वेंसी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यूज करते हैं। और आइडियल रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो का कितना होना चाहिए, 2:1, राइट। तो हमारा इक्विटी पोर्शन कम होना चाहिए, डेब्ट में ज़्यादा होना चाहिए। कवरेज रेशियो की बात करें तो पहला कवरेज आता है DSCR। DSCR होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, टर्म लोन को असेसमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें एक आता है नेट DSCR, एक आता है ग्रॉस DSCR। तो नेट DSCR बताता है कि हम अपने लोन के इंस्टॉलमेंट को सर्विस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और ग्रॉस DSCR हमें मेजर करता है कि हम लोन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों को सर्विस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए DSCR का जो डिनोमिनेटर होगा ना, उसका जो लोन का कंपोनेंट आएगा वो आएगा। जैसे कि आप देखिए डेब्ट सर्विस कंपोनेंट आता है, तो डेब्ट सर्विस का मतलब क्या हो गया, यदि हम नेट का बात करेंगे तो हमारा जो भी टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है वो लिखेंगे। और ग्रॉस ईयर की बात करेंगे तो टोटल इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन, इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल वाला पोर्शन भी होगा। आप जब भी इंस्टॉलमेंट देते हैं तो एक प्रिंसिपल वाला पोर्शन भी होता है और इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी होता है जो टर्म लोन पे आप देते हैं। तो ये दोनों पोर्शन आएगा डिनोमिनेटर में। और नोमिनेटर की बात करें तो जो हमारा कैश एक्रूवल है केवल वही आएगा नेट में, ठीक है। और हमारा जो ग्रॉस होगा उसमें कैश एक्रूवल तो आएगा ही आएगा, और प्लस जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी आएगा, समझ रहे हैं। तो ये यही डिफरेंस है नेट और ग्रॉस में। नेट में क्या करते हैं हम लोग, नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, केवल नेट ऑपरेटिंग इनकम देखते हैं। चलिए तो कि इसमें क्या देख रहे हैं कि केवल हम लोन इंस्टॉलमेंट को सर्विस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट को भी सर्विस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमें ऑब्जर्व करना है। अब हम लोग अभी मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो बताया, ये शायद ये रिपीट हो गया है दोबारा। अच्छा, NWC रेशियो आपको बताया, NWC का फॉर्मूला देख लीजिए। NWC रेशियो का फॉर्मूला निकालना है, इट इंडिकेट लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर करंट एसेट। तो NWC डिवाइडेड बाय टोटल करंट एसेट इंटू 100। अब एक आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए कुछ रेशियो बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे इसमें क्या है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला आता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो। तो कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आता है PBT रेशियो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। ये भी सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। फिर आता है हमारा EBI TDA मार्जिन रेशियो। EBI TDA मार्जिन रेशियो क्या होता है, EBI TDA अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। फिर आता है हमारा ROCE रेशियो, यानी कि हमारा जो EBI TDA है, जो रिटर्न है अपॉन टोटल एसेट इंटू देखिए कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब कि हम जो एसेट डाले हैं, राइट। तो रिलेटिव टू टोटल एसेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, राइट। ये सब रेशियो को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आता है हमारा लिवरेज रेशियो। पहला लिवरेज रेशियो आता है हमारा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ। टोटल नाम ही लिखा हुआ है TOL अपॉन TNW। और डेब्ट इक्विटी रेशियो आप जानते ही होंगे, ये होता है हमारा D अपॉन E। कवरेज रेशियो की बात करें तो DSCR आता है, जिसमें नेट DSCR हमें हमारा कैश एक्रूवल अपॉन ETL इंस्टॉलमेंट आता है। और ग्रॉस के अंदर हमारा क्या आता है कि हम लोन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ इसीलिए इंटरेस्ट ऐड किया गया है, समझे। तो केवल हम लोन इंस्टॉलमेंट को यदि हम सर्विस कर पा रहे हैं तो नेट DSCR आएगा, और लोन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों को हम लोग सर्विस कर रहे हैं तो हमारा ग्रॉस DSCR आएगा। और एक आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि EBI TDA अपॉन इंटरेस्ट आता है। एक होता है हमारा FACR यानी फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो, यानी हमारा जो WDV और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है फिक्स एसेट का, और आउटस्टैंडिंग टर्म लोन है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब एक वैंकिस रेशियो आता है, यानी जो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट है, याद रखिएगा, जो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट है अपॉन EBI TDA, इसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं वैंकिस रेशियो। यानी कितना समय लग रहा है हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट को डिस्चार्ज करने में, उसको एसेस करता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिस्चार्ज आवर लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। अब कुछ होल्डिंग रेशियो होता है, तो ये सभी होल्डिंग रेशियो है। रॉ मटेरियल होल्डिंग रेशियो, यानी कितना डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल नीड टू बी स्टोर्ड, मतलब कि हमें कितना दिन के लिए रॉ मटेरियल को स्टोर करना है। तो एवरेज स्टॉक कितना है, कितना कंज्यूम हो रहा है इंटू 365। स्टॉक इन प्रोग्रेस रेशियो, कितना स्टॉक इन प्रोग्रेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 365। एक होता है फिनिश गुड होल्डिंग रेशियो, यानी कि हमारे पास फिनिश गुड्स कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल कितना है इंटू 365। फिर एक आता है रिसेबल होल्डिंग रेशियो, तो ये तो आपको डेटा टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं इसको, एवरेज लेवल ऑफ सन्डी डेटर अपॉन ग्रॉस सेल इंटू 365। फिर एक आता है पेबल होल्डिंग रेशियो, एवरेज लेवल ऑफ सन्डी क्रेडिटर अपॉन परचेज इंटू 365। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये सभी का ट्रिक मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि कैसे आप इन सभी रेशियो को याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग कि रेशियो एनालिसिस मेथड में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं। देखिए ये पूछा जाता है सवाल, डेफिशिएंसीज
चीज़ क्या क्या है हमारे रेशियो एनालिसिस में। पहला इशू है हमारा टाइमिंग मिसमैच। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है इंटायर फिजिकल पीरियड को कंसीडर करता है, जबकि बैलेंस शीट जो है होता है स्नैपशॉट किसी एक पार्टिकुलर डेट पे। इंपैक्ट की बात करें तो दोस्तों इस कारण से क्या होता है, डिस्क्रिपेंसीज होती है जब हम कोरिलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को फाइनेंशियल पोजीशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। फिर दूसरा चीज़ है सीजनल और साइक्लिकल चेंजेस। तो इशू क्या होता है कि हमारा जो एवरेज मेजर है वो हमारे जो चेंजेस, हमारे जो सीजनल और साइक्लिकल चेंजेस के कारण जो इशूज आते हैं उसको इल्यूमिनेट नहीं कर पाता हमारा एवरेज मेजर। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि रेशियो जो है हमारे कंपनी के ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ता है, मैनिपुलेशन करना पड़ता है कि रेशियो को मैनिपुलेट किया जाएगा इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग फिगर से बैलेंस शीट डेट में। इस कारण से क्या होता है कि स्टेक होल्डर को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। एक होता है हमारा क्रिएटिव अकाउंटिंग। मतलब क्या होता है कि क्रिएटिव अकाउंटिंग का मीनिंग ये हुआ कि क्रिएटिव अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल डेटा को मैनिपुलेट करते हैं ताकि एक फेवरेबल पिक्चर मिले जो कि हमारे अकाउंटिंग रूल के बाउंड के अंदर हो। और दूसरी बात है कि आर्टिफिशियली इंप्रूव करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, लिक्विडिटी को, गियरिंग रेशियो को या दूसरे मैट्रिक को। तो डिटेक्ट यदि करना है तो आप क्या कीजिए कि क्रिएटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस को डिटेक्ट करने के लिए आपको केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी को। अब देखिए एक पॉइंट है हमारा बताया जा रहा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या, ये तो मैंने क्रिएटिव अकाउंटिंग बता दिया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा जैसे मान लीजिए कि रिसोर्स का ट्रांसफर हो रहा है। सपोज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिजर्व सर्विसेज, ऑब्लिगेशन बिटवीन कंपनी एंड रिलेटेड पार्टी का ट्रांसफर हो रहा है। ये सभी के सभी चीज़ हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के पार्ट होते हैं। तो क्वालिफाइंग पार्टीज कौन कौन से होते हैं? पहला इंडिविजुअल की बात करें तो जिनके पास कंट्रोल हो, जिनके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, जिनके पास की मैनेजमेंट पोजीशन हो। और एंटिटीज़ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा सब्सिडरीज हो गया, फिर हमारा रिलेशनशिप हो गया, जैसे कि हमारा जॉइंट वेंचर हो गया ये सभी आते हैं। एक्सक्लूजन कौन कौन सा है? तो वैसे एंटिटीज़, ठीक है, वैसे एंटिटीज़ के पास कॉमन डायरेक्टर हो या की पर्सनल हो, इनको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ ध्यान रखना है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की। अब की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो की डेफिनेशन में कंट्रोल आता है, यानी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी को डायरेक्ट करना ताकि हम एक्टिविटीज से बेनिफिट ले सकें। जॉइंट कंट्रोल का मतलब कि कंट्रोल को शेयर करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। की मैनेजमेंट पर्सनल मतलब कि इंडिविजुअल जिनके पास अथॉरिटी हो और कॉमन एक्टिविटी। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब कि हमें जो फंड जो चाहिए डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो हमारा इनिशियल कैपिटल और इनिशियल एसेट है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियल कैपिटल कितना है, इनिशियल एसेट कितना है, राइट। इनिशियल बैलेंस शीट होगा हमारा। फिर एक आता है हमारा ऑपरेशनल नीड। ऑपरेशनल नीड के अंदर हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, सेल्स कॉस्ट कितना है। ठीक है, ये सेल्स एग्रीमेंट क्या, ये हमारा ऑपरेशनल नीड आता है। और फिर आएगा हमारा अपडेटेड बैलेंस शीट। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा करंट लायबिलिटी कितना है, जैसे कि लायबिलिटी में कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अमाउंट पे टू सप्लायर, एक्सपेंस पेबल। फिर हमारा वर्किंग करंट एसेट कितना है, ये आप देख सकते हैं। फिक्स एसेट कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, ये हमारा अपडेटेड बैलेंस शीट होगा। फिर टोटल वर्किंग कैपिटल क्या है, राइट। सो ये पहले इनिशियल बैलेंस शीट हमने लिखा, फिर ऑपरेशनल नीड हमने देखा, फिर हमने अपडेट किया बैलेंस शीट को। और फिर आता है हमारा बिल फाइनेंसिंग। बिल फाइनेंसिंग हमें एक्सप्लेन करता है कि बैंक के लोन की क्या जरूरत है यदि सप्लायर का क्रेडिटर इनसफिशिएंट है। यदि हमारे पास सप्लायर का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है या केवल शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल है, तो एंटरप्रेन्योर को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए होता है बैंक से। बैंक कैसे असेसमेंट करती है इस वर्किंग कैपिटल लोन का? तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बैंक एसेस करेगी नीड्स को, राइट। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं इसके। इसमें एक सीक्वेंशियल स्टेप होता है, ठीक है। पहले हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर रिसीवेबल आता है, फिर री इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में और डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए पहला होता है हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी हमें टोटल करंट एसेट कितना चाहिए। नेट वर्किंग कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल का वो हिस्सा जो लॉन्ग टर्म सोर्स के द्वारा फंड किया जा रहा है, यानी कैपिटल और बोरिंग के द्वारा। सिंपल सी बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब यही होता है कि हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स का वो करंट एसेट का वो हिस्सा, वर्किंग कैपिटल का वो हिस्सा जो कि हमारे जो कि फंड किया जा रहा है बोरोवर के द्वारा, यानी बोरोवर का मार्जिन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो बोरोवर कहाँ से फंड करेगा? अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फंड करेगा, कैपिटल से ही फंड करेगा। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी सप्लायर क्रेडिट हो गया, बैंक फाइनेंस हो गया, ये सब के सब हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिट आते हैं, राइट। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल के हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया ये सब इसके पार्ट होते हैं, परचेज, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, सेल्स, रिसीवेबल, री इन्वेस्टमेंट। ये साइकिल होता है, साइकिल के अंदर ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं।
अब देखिए वर्किंग कैपिटल साइकिल किस पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल के स्टॉक पे कितना हेल्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, कितना समय लग रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक हो रहा है सेल से पहले, क्रेडिट पीरियड कितना एक्सटेंड किया गया कस्टमर को। आप कुछ लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, हमने अभी लिक्विडिटी रेशियो की बात करा, जैसे करंट रेशियो क्या इंडिकेट करता है, करंट रेशियो बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि हाँ, करंट रेशियो क्या बताता है कि बैंक के पास कितना क्षमता है। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए शॉर्ट टर्म एसेट के माध्यम से कितना एबिलिटी है बैंक का कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के से पे कर दे। करंट लायबिलिटी वही होता है ना, ठीक है। तो वही बताता है एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विद शॉर्ट टर्म एसेट। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक यूनिट है, हमारा 1 यूनिट या 100 यूनिट ले लीजिए, तो 100 यूनिट हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो 100 यूनिट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए हमारे पास कितना शॉर्ट टर्म एसेट होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब तो बैंक एक मिनिमम NWC लेती है लॉन्ग टर्म सोर्स से, ताकि करंट रेशियो को 1 से ऊपर रखे, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है ना, CA/CL, ठीक है। तो CA/CL और करंट रेशियो को यदि हमें 1 से ज़्यादा रखना है तो CA का वैल्यू CL से ज़्यादा होगा। तो करंट एसेट का कुछ पोर्शन बैंक क्या करती है, कहाँ से लेती है, करंट एसेट का कुछ पोर्शन जो है लॉन्ग टर्म सोर्स से लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरोवर मार्जिन बोलते हैं। कहाँ से लेती है, लॉन्ग टर्म सोर्स से लेती है करंट एसेट का कुछ पार्ट, ठीक है, बोरोवर मार्जिन कहते हैं। और यदि ये पार्ट लॉन्ग टर्म सोर्स से लेगी ना तो क्या होगा कि हमारा जो ये रेशियो है 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बैंक मॉनिटरिंग टूल हमारे पास है, जिससे हम लोग फंड जो एंटरप्राइज के तरह यूटिलाइज किया जा रहा है वो देखती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारा कुछ पॉइंट है। अब देखिए ऑपरेटिंग साइकिल में का मेथड होता है, इसमें टर्नओवर लेवल दिखा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस दिखा जाता है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसा है। एक होता है ग्रॉस या टोटल वर्किंग कैपिटल, तो इसको एसेस किया जाता है बहुत सारे फैक्टर में, रिसीवेबल क्या है, मार्केट प्राइस डिसाइड किया था, अदर करंट एसेट क्या है, ये सब पॉइंट डिटरमाइन किए जाते हैं, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का सोर्स कहाँ से आता है, देखिए एक तो हमारा खुद का सोर्स होगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रीवियस और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट था उसके बेसिस पे होगा, सप्लायर का क्रेडिट होगा, मार्केट प्रैक्टिस, अदर करंट लायबिलिटीज़ होंगे, बैंक फाइनेंस होगा, ठीक है। अब आपको मैं कुछ मेथड्स बताता हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है बैंक फाइनेंस को एसेस करने का। पहला आता है हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा WCG है, वर्किंग कैपिटल गैप है, ये क्या होता है, टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। तो टोटल WCG का कम से कम 25%, एटलीस्ट 25% जो है WCG का, वो हमें NWC से कवर करना है। तो यदि मान लीजिए WCG हमारा CA माइनस CLOB भी है, तो NWC जो होता है वो क्या होता है हमारा। तो यदि आपको फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग का कंसेप्ट समझना है तो पहले आप WCG निकाल लीजिए, CA माइनस CLOB भी है। तो एज पर फर्स्ट मेथड NWC जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होगा वो कम से कम 25% होगा, यानी कि 1/4 होगा किसका, WCG का, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यही कहता है हमारा ये पॉइंट। और जो हमारा बैंक का मार्जिन बैंक का जो फाइनेंस होगा, MPBF जिसको बोलते हैं, MPBF जो बोलते हैं, वो क्या होगा हमारा WCG माइनस NWC, ये बैंक फाइनेंस करेगी। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम 25%, ज़्यादा चलेगा लेकिन कम से कम 25% जो वर्किंग कैपिटल गैप का है वो हमें NWC से कवर करना है, ये कहता है हमारा पहला मेथड ऑफ लेंडिंग। समझ में आया, चलिए। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। अब सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि जो आपका WCG पता ही है आपको, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, ठीक है। ये हमारा WCG वर्किंग कैपिटल गैप है। ये कहता है कि जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो ना वो 1/4 हो किसका, करंट एसेट का। मतलब करंट एसेट का 1/4 हिस्सा जो है आपको बोरोवर मार्जिन होना चाहिए। बोरोवर अपने लॉन्ग टर्म यूज से इसको, लॉन्ग टर्म फंड से इसको ये करेगा, फंड करेगा, समझे। तो वो चीज़ कर रहा है सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग। और ये कम से कम इससे कह रहा करंट रेशियो कम से कम 1.33 का होना चाहिए, एटलीस्ट 1.33। याद रखिएगा, यही पूछा जाता है कि आइडियल रेशियो कितना है, आइडियल रेशियो कितना है हमारा सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग में। तो कहता है कि कम से कम 1.33 का होना चाहिए, कि इससे क्या होगा कि हमारा करंट रेशियो कम से कम 1.33 का होगा, कि हम ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, ठीक है। और हमारा जो फिर बाकी जो पैसा है वो बैंक फाइनेंस करेगी। जो थर्ड मेथड कहता है उसमें कोर कैपिटल और इसका कंसेप्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि एक देखिए उसमें ना करंट एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है हमारा कोर एसेट, कोर करंट एसेट, और एक होता है हमारा रिमेनिंग करंट एसेट, समझ रहे हैं। तो ये एक कोर एसेट का 100%, ठीक है, और रिमेनिंग करंट एसेट का कम से कम 25%, ठीक है, वो NWC के द्वारा कवर किया जाएगा। सिंपल सी बात है, समझिए ऐसे कि आपको WCG पहले निकालना है,
फिर NWC का दो कंपोनेंट है, एक तो कोर एसेट जो भी है उसका 100% NWC के माध्यम से आएगा, और जो रिमेनिंग एसेट है उसका कम से कम आधा, वो 1/4% वो हमारा NWC के माध्यम से आएगा। और यहाँ भी हमारा जो रेशियो होगा वो 1.33 से ज़्यादा होगा। तो बेसिकली एम यही है कि हम जो स्टिमुलेटेड NWC है और जो प्रोजेक्टेड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उसको प्रोजेक्टेड करंट एसेट से डिवाइड करेंगे, तो डिटरमाइन करेंगे कितना गैप जो है बैंक फाइनेंस करेगी। वही कहा जा रहा है, डिडक्ट द स्टिमुलेटेड NWC एंड प्रोजेक्टेड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल प्रोजेक्टेड करंट से। वही कर रहे हैं ना हम लोग, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो ये हमें WCG दे रहा है। और MPBF निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, MPBF निकालने के लिए हम लोग यही ना कर रहे हैं, करंट एसेट माइनस CLOBV और माइनस NWC। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो NWC है उसको माइनस कर दीजिए, और फिर जो प्रोजेक्टेड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, उसको माइनस कर दीजिए प्रोजेक्टेड करंट एसेट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, बैंक फाइनेंस मिल जाएगा। तो तीनों मेथड के लिए आपको बेसिक चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट। तो ये कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे कैश इनफ्लो को प्रोजेक्ट कीजिए, कैश आउटफ्लो को प्रोजेक्ट कीजिए एक स्पेसिफिक पीरियड में, जो कि मंथ हो सकता है या क्वार्टर हो सकता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि डेफिसिट कहाँ हो रहा है हमारा। इसका प्रोसीड्यूर ये है, आप एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए जिसके अंदर एस्टिमेट हो कैश इनफ्लो का और कैश आउटफ्लो का, और बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करेगी ताकि जो कैश डेफिसिट हो रहा है उसको मीट कर सके। अब एक होता है हमारा प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड। प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड नायक कमेटी मेथड कहता है, ये कहता है कि एंटरप्राइज को अपने एनुअल टर्नओवर का 1/4 पोर्शन जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के रूप में चाहिए, ठीक है। तो जो GWC बोले या GWC बोलते हैं, तो GWC जो है कितना का होगा, 1/4 होगा टर्नओवर का, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि टिपिकली एनुअल टर्नओवर का 1/5 जो है बैंक फाइनेंस करेगी। बैंक कितना फाइनेंस करेगी, टर्नओवर का 1/5 फाइनेंस करेगी, और बाकी जो 5% होगा टर्नओवर का वो जो है मार्जिन के रूप में होगा, समझे। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि ये MSC सेक्टर के लिए। तो इसको 1/4 1/5 ऐसे समझिए, यदि मान लीजिए कि टर्नओवर है 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो इसका जो हमारा वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा यानी WCG जो होगा वो कितना होगा, वो होगा इसका 1/4 यानी कि 1/4 यानी 25 करोड़ होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एनुअल टर्नओवर का 20% यानी कि 20 करोड़ जो है 20 करोड़ बैंक देगी, और बाकी 5 करोड़ जो होगा वो मार्जिन से आएगा, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो MSC सेक्टर के लिए RBI ने रिकमेंड किया कि वर्किंग कैपिटल लिमिट होना चाहिए मिनिमम 20% ऑफ एस्टिमेटेड टर्नओवर फॉर क्रेडिट लिमिट टू 5 करोड़। यदि 5 करोड़ तक का क्रेडिट लिमिट है तो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो होना चाहिए वो कम से कम 20% होना चाहिए टर्नओवर का। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन एडजस्टमेंट में क्या किया गया, तो देखिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया बेस्ड ऑन वेदर द बिजनेस इज डिजिटल और नॉन डिजिटल। तो यदि हमारा नॉन डिजिटल बिजनेस है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 31.25 किया गया, प्रेजेंट टर्नओवर का मार्जिन इतना, और ये डिजिटल बिजनेस है 37.50 किया गया, टर्नओवर का मार्जिन इतना रखा गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 200 लाख का, तो वर्किंग कैपिटल लिमिट कितना होगा, 50 लाख होगा, समझे। डिजिटल के लिए क्या होगा, सेम टर्नओवर के लिए वर्किंग कैपिटल क्या होगा, क्योंकि डिजिटल के लिए 37.50% है, तो इसका 37.50% निकालिए तो आएगा, समझे। अब एक PAT मेथड होता है, PAT मेथड क्या होता है, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। तो यहाँ पे कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नेसेसरी 37.50% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, और नॉन डिजिटल के लिए आप यहाँ 31.25। अब जरा हम लोग तीनों मेथड का असेसमेंट करें तो देखते हैं, असेसमेंट करते हैं कि अभी हमने तीनों मेथड देखा। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड देखा, वो कंपेयर करते हैं बेसिकली। तो देखिए असेसमेंट मेथड फॉर बैंक फाइनेंस हमने देखा अभी, फर्स्ट मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, थर्ड मेथड क्या है, कैश बजट मेथड का कंसेप्ट क्या है, PAT क्या है। आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग, ये रिपीट हो गया लगता है। तो याद रखिएगा, आपसे यदि पूछा जाए नायक कमेटी मेथड कहाँ के लिए अप्लाई होता है, तो क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ तक का हो तो वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ IT, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, एप्लीकेशन कहाँ का है, वो एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया। देखिए कहाँ पे कौन मेथड अप्लाई होगा वो जरा देखिए, कि जो हमारा होल्डिंग मेथड है और कैश बजट मेथड है, तो ट्रेडिशनल मेथड होता है वैसे बिजनेस के लिए जो कि स्टेबल ऑपरेशन हो और प्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशन हो जहाँ पे। फिर हमारा जो कैश बजट मेथड होता है वैसे एक्टिविटी के लिए जो फ्लक्चुएट करे या जो सीजनल इंडस्ट्रीज होते हैं, और जो टर्नओवर मेथड होता है वो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए यूज होता है जिनके पास 5 करोड़ से कम का क्रेडिट लिमिट हो। तीनों मेथड का यूजेस समझ में आ गया, कहाँ का यूज करना है,
ठीक है, चलिए अब कुछ आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को गाइडलाइन दिया गया है। पहला गाइडलाइन दिया गया है बेस्ड ऑन नेशनल टास्क फोर्स रिकमेंडेशन। क्या मतलब होता है इसको समझिए। कहा गया है कि कंसीडर कीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, ग्रुप एफिलिएशन को देखिए, मैनेजमेंट टीम को देखिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। स्मॉल बॉरोवर जो कि 2 करोड़, जिनका वर्किंग कैपिटल लिमिट 2 करोड़ से कम है, तो उनका वर्किंग कैपिटल जो असेसमेंट किया जाएगा वो प्रोजेक्टेड टर्नओवर का 20% पे किया जाएगा। जो लार्ज बॉरोवर होते हैं उनका, जिनका लिमिट 10 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है, उसके लिए आप मंथली कैश बजट सिस्टम को यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आप एमपीवीएफ निकाल सके। समझिए, स्मॉल बॉरोवर है तो टर्नओवर मेथड के माध्यम से निकालेंगे जो कि 20% होगा आपके प्रोजेक्टेड टर्नओवर का, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो आपका ये नायक कमेटी मेथड, और यदि लार्ज बॉरोवर है उनका मंथली कैश बजट मेथड यूज होगा। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बैंक स्टिपुलेट करेगी रीजनल मार्जिन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रमोटर, ये भी ध्यान रखना है हमें। फिर हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये देखिए कि अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट को देखिए, अप्लाई करिए जनरल कंसेशनल कैटेगरी रेट को, मॉनिटरिंग कीजिए, आप क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए या इंप्लीमेंट कीजिए सुटेबल रिपोर्टिंग सिस्टम को। फिर एक पॉइंट होता है हमारा रिसीवेबल फाइनेंस। ये क्या होता है कि बैंक जो है फाइनेंस ऑफर करती है अगेंस्ट रिसीवेबल विच इज सिमिलर टू इन्वेंट्री, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग कस्टमर इनवॉइस, ठीक है ना, तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। अब इसमें आता है बुक डेप्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिमांड बिल क्या होता है, डिमांड बिल में इमीडिएट क्रेडिट मिलता है अपॉन बैंक परचेज विद यूजुअल चार्जेज डिडक्टेड, बैंक अपना चार्ज डिडक्ट करती है। यदि यूजांस बिल है, डिमांड बिल मतलब कि तुरंत बिल बैंक देगी और तुरंत पेमेंट मिल जाएगा, और यूजांस बिल क्या होता है कि वहाँ पे डिस्काउंटिंग करती है बिल का, ठीक है, मतलब कि यूजांस बिल में टाइम पीरियड होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ही आपको उसका पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्काउंटिंग टर्म आता है। तो वहाँ भी क्या करती है बैंक, चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों डिडक्ट करती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएगा जैसे कि परचेज यूज आएगा डिमांड बिल के लिए, डिस्काउंट यूज आएगा यूजांस बिल के लिए, नेगोशिएशन वर्ड यूज आएगा बिल अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, ठीक है, ये सब वर्ड को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो परचेज या डिस्काउंटेड बिल जो है एसेट के रूप में अपीयर नहीं होगा, लेकिन उसको कंटिजेंट लायबिलिटी माना जाएगा, ठीक है, यदि नॉट विथ रिकोर्स टू ड्रॉअर है। फिर हम बात करते हैं आरबीआई का क्या गाइडलाइन है डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग के लिए। तो देखिए कहा जा रहा है कि इंश्योर कीजिए कि प्रॉपर अप्रेजल हो, वो बैंक के लोन पॉलिसी से अलाइन हो। डिस्काउंटिंग पॉलिसी की बात करें तो अप्रूव्ड होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, तो ये सभी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है। अब कुछ गाइडलाइंस की बात करते हैं फॉर बिल फाइनेंसिंग बाय बैंक। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अगले स्लाइड में इसको समझाया जा रहा है। तो आरबीआई का क्या गाइडलाइन है, कुछ जनरल गाइडलाइंस है आरबीआई का ऑन गारंटी ऑन को एक्सेप्टेंस। तो पहले देखना है कि गारंटी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गारंटी, ओके। तो गारंटी और को एक्सेप्टेंस में आरबीआई का कुछ जनरल गाइडलाइंस है। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द जनरल गाइडलाइंस। हाँ, कुछ होता है हमारा कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि बैंक रिव्यू करे, सिंप्लीफाई करे अपने कोर ऑपरेटिंग प्रोसेस को बिल फाइनेंसिंग के लिए, और टाइम बिल टेंडर किया जाता है जब तक वो रियलाइज ना हो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि एडवांस कंप्यूटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूटिलाइज कीजिए, जैसे कि हमारा SFMS आता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मैनेजिंग सिस्टम आता है, ताकि हम प्रोसेस को बढ़ा सकें, एक्सपर्टाइट कर सकें और इंप्लीमेंट कर सकें वैल्यू डेटिंग को। जेन्युइन ट्रांजेक्शन, बैंक एश्योर करे कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल परचेज या डिस्काउंट या नेगोशिएशन जेन्युइन कमर्शियल और ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए है। फिर हम फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी को अवॉइड करें नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट बोरोवर को एक्सटेंड करने में, या मेंबर ऑफ कंसोर्टियम या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट को एक्सटेंड करने में, जब तक प्रोसीड रेमिट ना हो रेगुलर बैंकिंग या बेनिफिशियरी को। एक होता है हमारा बेनिफिशियरी डिस्काउंटिंग। बेनिफिशियरी डिस्काउंटिंग क्या होता है, बैंक डिस्काउंट करेगी बिल जो कि बेनिफिशियरी के द्वारा ड्रॉ किया गया है LLC के द्वारा। राइट, और ये बेनिफिशियरी डिस्काउंट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे बिल को अपने रेगुलर बैंकिंग पार्टनर से, ताकि प्रॉपर कैश फ्लो हो सके। जो बिल परचेज है, जो डिस्काउंट किया गया, नेगोशिएट किया गया एलसी के अंदर, उसको ट्रीट किया जाएगा एक्सपोजर ऑन द एलसी इशूइंग बैंक एंड असाइंग रिस्क वेट। आपको वहाँ पे रिस्क वेट भी असाइन करना है, राइट, यू हैव टू असाइन रिस्क वेट सिमिलर टू इंटर बैंक एक्सपोजर। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, बैंक इस्टेब्लिश करे जेन्युइननेस ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। और एक होता है हमारा विथ रिकोर्स नेगोशिएशन नोटेशन, यानी कि विथ रिकोर्स क्लॉज होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में एलसी में, क्योंकि वो डिप्राइव करेगा नेगोशिएटिंग बैंक को ऑफ रिकोर्स राइट। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एकोमोडेशन बिल।
तो बैंक परचेज नहीं करेगी, डिस्काउंट नहीं करेगी, नेगोशिएट नहीं करेगी एकोमोडेशन बिल को, और वो क्लियरली आइडेंटिफाई करेगी, रिकॉर्ड करेगी अंडरलाइंग ट्रेड ट्रांजेक्शन को, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। ग्रुप कंपनी की बात करें तो कॉशियस रहें जब डिस्काउंट करें बिल जो कि फाइनेंस कंपनी के द्वारा ड्रॉ किया गया है, जो कि लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप के सेट किया गया है, ठीक है। अब एक होता है हमारा TREDS, जिसको हम लोग बोलते हैं TREDS का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। TREDS क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। TREDS क्या होता है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। तो ये TREDS फैसिलिटेट करता है कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल का फाइनेंस हो, MSME के जो ट्रेड रिसीवेबल है उसका फाइनेंस हो कॉर्पोरेट से या दूसरे बायर से, इसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आते हैं, PSUs भी आते हैं, मल्टीपल फाइनेंसर के द्वारा, राइट। तो अब मान लीजिए कोई MSME सेक्टर है, उसको पैसा चाहिए, तो उसको फाइनेंस कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट कर रहे हैं, दूसरे बायर कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट भी हो सकती है। एक सिस्टम लाया गया, स्क्रीन बेस्ड फैक्टरिंग सिस्टम लाया गया पेमेंट ऑफ PSS 2007 के अंदर, ताकि ट्रेड रिसीवेबल को कवर कर सके लिक्विड फंड में, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेंट कौन होता है, MSME सेक्टर, कॉर्पोरेट और अदर बायर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, फाइनेंसर, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइसेस का भी डिस्काउंटिंग होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी डिस्काउंटिंग होता है। ये रिसीवेबल फैक्टरिंग से डील करता है और रिवर्स फैक्टरिंग से डील करता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन विदाउट रिकोर्स होता है, MSME को विदाउट रिकोर्स समझते होंगे आप। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है अपलोड करने का, एक्सेप्ट करने का, डिस्काउंट करने का, ट्रेड करने का और इनवॉइस बिल को सेटल करने का। ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा बैंकर को, जो सेलर और बायर बैंकर होंगे, पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन और डिस्काउंटेड बिल और इनवॉइसेस। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो एंटरप्राइज को बैंक गारंटी चाहिए होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होगा, बैंकर को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल चाहिए होगा, ये सभी हमारे नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ गारंटीज के बारे में बताया जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ गारंटीज में आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी, फिर आता है हमारा फाइनेंशियल गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी का क्या एम है, परफॉर्मेंस गारंटी का एम है कि हम मॉनेटरी लॉसेस के रिमबर्समेंट को कवर कर सकें, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा अंडर परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं किया गया, तो वहाँ पे जो हमारा मॉनेटरी लॉस हुआ उसको रिमबर्स किया जाए। जैसे हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना था एक टाइम लिमिट में, उसको नहीं किया गया, वहाँ गारंटी लिया जाता है। एक होता है फाइनेंशियल गारंटी, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसके मीटिंग को कवर करेगा। जैसे मान लीजिए कि गारंटी इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, पेमेंट डिफॉल्ट। एक होता है को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, बैंक को एक्सेप्ट करेगी बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि सप्लायर के द्वारा ड्रॉ किया गया है ऑन परचेजर, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस ऑफ पेमेंट। बैंक जो है पेमेंट को एश्योर करेगी। इससे क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की जरूरत कम होगी बैंक से, क्योंकि क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा, राइट। अब देखिए RBI का क्या गाइडलाइंस कहता है। तो पहला आपको ये देखना है कि जनरल गाइडलाइंस क्या करता है, पर्पस ऑफ गारंटी। तो बैंक प्राइमरली इशू करेगी फाइनेंशियल गारंटी और कॉशन एक्सरसाइज करेगी परफॉर्मेंस गारंटी के साथ। गारंटी जो है टिपिकली एक्सीड नहीं करेगा 10 साल के मैच्योरिटी को, और लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको केयरफुली कंसीडर करना पड़ेगा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इम्पैक्ट को। फिर प्रिकॉशन लिया जाए जब आप गारंटी इशू करें, तो यदि हमारा इंश्योर कीजिए कि अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन वैलिड होना चाहिए और आपका इन्फोर्सेबल होना चाहिए, राइट। फिर हमारा हो सकता है कि अनसिक्योर्ड गारंटी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड गारंटी के केस में क्या करना है, हमें लिमिट लार्ज अनसिक्योर्ड गारंटी फॉर मीडियम टू लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो लार्ज अनसिक्योर्ड गारंटी जो है वो मीडियम से लॉन्ग पीरियड के लिए दिया जाए, इंश्योर करें कि वो रीजनेबल प्रोपोर्शन में हो रिलेटेड टू द बैंक टोटल अनसिक्योर्ड गारंटी। एक होता है हमारा DPG क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी। मतलब क्या हुआ कि आप डेफर्ड पेमेंट गारंटी इशू कर सकते हैं किसी अनसिक्योर्ड बेसिस पे मॉडेस्ट अमाउंट के लिए फर्स्ट क्लास कस्टमर को, ठीक है, अलाइंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। एक्सपोजर नॉर्म्स की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपोजर नॉर्म, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गारंटी फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब एक्सपोजर नॉर्म टू मिटिगेट रिस्क इफेक्टिवली। तो जो आपका एक्सपोजर नॉर्म है उसको आपको एडहेयर करना है। तो यदि आपको सेफगार्ड करना है गारंटी इशू के लिए, यदि हमारा फाइनेंशियल गारंटी है, तो इंश्योर कीजिए कि कस्टमर के पास क्षमता हो कि वो रिम्बर्स कर सके बैंक को यदि उसे पेमेंट करना पड़े गारंटी के अंदर। दूसरा, यदि परफॉर्मेंस गारंटी है तो एसेस कीजिए कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी क्षमता क्या है, और उसके पास क्या क्या तरीका है परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को। यदि आपके पास नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है तो उस केस में टिपिकल मान लीजिए ग्रांट है, तो यूजुअली ग्रांट कस्टमर को दिया जाता है जिनके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कस्टमर का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि इंश्योर कीजिए कि कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट अप्रेजल हो, KYC लिमिट को एडहेरेंस हो, CFT यानी कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसका अप्रूवल हो। फिर LC आता है, LC फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट आता है। मतलब कि आप अवॉइड कीजिए कि अनरिस्ट्रिक्टेड LC को नेगोशिएट करें नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए। यदि नेगोशिएट कर भी लें तो इंश्योर कीजिए कि उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कंडीशन डाला जाए।
फिर TREDS का मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल के फाइनेंसिंग को मल्टीपल फाइनेंसर के माध्यम से हेल्प करता है। इसके पार्टिसिपेंट MSME सेलर, कॉर्पोरेट या दूसरे बायर होते हैं। तो ये रिसीवेबल फैक्टरिंग को, रिवर्स फैक्टरिंग को, सभी चीज़ों को हैंडल करता है। अब हम बात करते हैं बैंक गारंटिंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि बैंक जो है मॉडल फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी बॉन्ड को यूज करती है, जो कि एनेक्सर 1 ऑफ द RBI सर्कुलर में प्रोवाइड किया गया है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU एक्सेप्ट करेगी मॉडल बॉन्ड को, कोई भी अल्टरेशन होगा उसको एग्री किया जाएगा गारंटिंग बैंक के द्वारा। अब इसमें एक पॉइंट है जो कि बताया जा रहा है गारंटी डिटेल। तो स्पेसिफाई कीजिए बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट कौन सा है, पर्पज को क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए गारंटी बॉन्ड में। फिर एक आता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोटोकॉल। क्या मतलब हुआ इसका कि गारंटी यदि मान लीजिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में हो या अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्टली विद द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इसमें हमें वेरिफिकेशन कुछ एस्पेक्ट है, जैसे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इसके अंदर डिटेल होगा, नाम क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, कोड क्या है ऑफिसर का जो गारंटी इशू कर रहा है। फिर है बेनिफिशियरी का कंफर्मेशन, एंश्योर कीजिए कि बेनिफिशियरी कंफर्म करे गारंटी की ऑथेंटिसिटी को विद द इशूइंग बैंक। फिर आता है हमारा इनिशियल गारंटी पीरियड, तो टिपिकली 6 मंथ का होता है, ठीक है, बियॉन्ड द ओरिजिनल डिलीवरी पीरियड। फिर आता है हमारा ऑटोमेटिक एक्सटेंशन एग्रीमेंट। तो आप यदि मान लीजिए कि डिलीवरी पीरियड के अंदर सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक एग्रीमेंट टू एक्सटेंड द बैंक गारंटी। फिर हम बात करते हैं फंक्शनैलिटी। अब देखिए यदि मान लीजिए कि कुछ गारंटी दिया जा रहा है हमारे, आई थिंक इट इज़ रिपीटेड, हाँ, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है आपको कि यदि हमारा गारंटी दिया जा रहा है, स्टाम्प पेपर की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है कि गारंटी और उसके एक्सटेंशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे। यदि ये शेयर और स्टॉक ब्रोकर या कमोडिटी ब्रोकर के लिए गारंटी क्या होता है, देखिए बताया जा रहा है कि बैंक इशू कर सकती है गारंटी इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और मार्जिन रिक्वायरमेंट एज पर स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन। ठीक है, तो मार्जिन का कंपोनेंट कितना होगा, तो कम से कम मिनिमम मार्जिन 50% का लेना है। ठीक है, यदि गारंटी आप दे रहे हैं अगेंस्ट लीव ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो 50% का मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, इसमें से 25% कैश में होना चाहिए। और यदि कमोडिटी ब्रोकर है तो वहाँ पे सिमिलर रिक्वायरमेंट है, कहा जा रहा है कि गारंटी यदि नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के लिए जैसे कि NCDX, MCX, NMCIL, तो वहाँ वो भी कंपैटिबल मार्जिन रिक्वायरमेंट को अडेयर करेगा। यदि हम बात करें IPCs की यानी इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट की, तो केवल कस्टडियन बैंक जिनके पास इनएलिनेबल राइट है ओवर सिक्योरिटी वही IPC को इशू कर सकते हैं। तो कस्टडियन बैंक ही उसे इशू कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है IPC के बारे में कि प्री फंडेड ट्रांजैक्शन, मतलब कि यदि ट्रांजैक्शन प्री फंडेड है तो जो इनएलिनेबल राइट क्लाउज वो अननेसेसरी है। एक होता है हमारा CME यानी कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, मतलब कि IPC फॉर्म जो है वो हमारा पार्ट होता है बैंक के कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का, जिसके अंदर केयरफुल मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होता है। एक होता है हमारा को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यानी को एक्सेप्टेंस लिमिट को यूज को एक्सेप्टेंस लिमिट को तभी एक्सटेंड किया जाए दूसरे कस्टमर को जिन्होंने और दूसरे लिमिट को होल्ड करके रखा है बैंक के पास। एक होता है वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइन ट्रेड बिल। क्या मतलब हुआ, आप वेरीफाई कीजिए कि जो भी गुड्स बिल के द्वारा कवर किया जा रहा है उसको एक्चुअली रिसीव किया गया हो और एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया हो स्टॉक अकाउंट में। एक होता है हमारा वैल्यूएशन वेरिफिकेशन, मतलब क्या हुआ कि आप गुड्स के वैल्यूएशन को वेरीफाई कीजिए जो कि बिल के द्वारा कवर किया जा रहा है, ताकि हम ओवर स्टेटमेंट को प्रिवेंट कर सकें। एक होता है हमारा रिसोर्स प्रपोर्शन, यानी कि रिसोर्स को अलाइन करना, को एक्सेप्टेंस लायबिलिटी को अलाइन किया जाएगा बैंक के रिसोर्स पोजीशन से। एक होता है हमारा जॉइंट सिग्नेचर, यानी बिल जो को एक्सेप्ट किया गया है अमाउंट 10,000 के ऊपर का है उसको 2 ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाएगा। इसका एक्सेप्शन है परमिसेबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांस, कुछ एक्सेप्शन भी है इसका को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल से रिलेटेड। अब बात करें गारंटी और को एक्सेप्टेंस लिमिट के अप्रेजल की, तो एक होता है रेगुलर वर्सेस एडहॉक बेसिस, यानी गारंटी को रेगुलरली रिक्वायर्ड होती है या एडहॉक बेसिस पे रिक्वायर्ड होगी। असेसमेंट इंश्योर करेगा कि लिमिट टेलर्ड किया गया स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड के लिए। इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें तो बात करते हैं कि ये इवैल्यूएट करेगा कि गारंटी की लिमिट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बोरोवर के फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ बैंक गारंटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस सम पॉइंट रिलेटेड टू इट। ठीक है, फैक्टरिंग की बात करते हैं, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी स्कीम, हाँ, LC लिमिट। LC लिमिट में दोस्तों याद रखिएगा, एक होता है हमारा एवरेज LC अमाउंट, तो ये मंथली कंजम्पशन और EOQ पे डिपेंड करता है। एक होता है LC फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड करते हैं कैसे, इसको निकालते कैसे हैं, तो LC का यदि हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो LC का फ्रीक्वेंसी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है हमें कि आप जो आपका एनुअल कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर दीजिए EOQ से। EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एक बार आप ऑर्डर कर रहे हैं तो कितना ऑर्डर कर रहे हैं,
उसको एनुअल कंजम्पशन से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी साल में कितना बार आप एलसी को ऑर्डर कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एलसी निकालना है तो लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम, यूजांस पीरियड पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए 6 करोड़ का एनुअल कंजम्पशन है, 1 करोड़ का ईओक्यू है, तो 6 बार आप एलसी मंगा रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि 7 मंथ टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड है और 2 मंथ एलसी ओपनिंग फ्रीक्वेंसी है, तो 4 एलसी आउटस्टैंडिंग होगा एक समय पे। कैसे 4 समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है आपको कितना एलसी आउटस्टैंडिंग होगा, क्या लिमिट होगा, ये सब सवाल पूछा जाता है, इस पे ये ध्यान रखिएगा। अब एक होता है इम्पैक्ट ऑन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट। तो आप देखिए कमर्शियल पेपर के बारे में बताया जा रहा है, कब लाया गया, 1990 में लाया गया, राइट। उसके बाद इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, ठीक है, ये सब देख लीजिए एक बार। 1990 में लाया गया हाई रेटेड कॉर्पोरेशन के लिए, टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ का होना चाहिए, सैमसंग डब्ल्यूसी लिमिट क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, क्रेडिट रेटिंग मिनिमम A3 का चाहिए एज पर सेबी, मैच्योरिटी 7 दिन से लेकर 1 साल का होगा। इंडिविजुअल के लिए, बैंक के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, NRI के लिए, FI के लिए, सबके ओपन है। कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, लोअर बोरिंग कॉस्ट। गवर्नेंस में RBI का गाइडलाइन डेटेड 7/7/2016। फैक्टरिंग की बात करें, व्हाट इज फैक्टरिंग। देखिए फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है कि हम परचेज करते हैं बुक डेप्ट को, रिसेवेबल को, या क्रेडिट और सेल्स लेजर के इसका फंक्शन समझिए, मैं फंक्शन बता रहा हूँ। इसके माध्यम से बुक डेप्ट को परचेज करते हैं। रिकोर्स, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स होता है। यदि विदाउट रिकोर्स है तो क्लाइंट लायबल नहीं होगा यदि बायर डिफॉल्ट करता है। तो अपफ्रंट पेमेंट की बात करें तो जो अमाउंट पे किया जाएगा क्लाइंट को बेसिस होगा क्रेडिट वर्दिनेस और थॉरो ड्यू डिलिजेंस के बेसिस पे। बैंक फाइनेंस टू फैक्टरिंग कंपनी, क्राइटेरिया क्या है, फैक्टरिंग कंपनी कम से कम 75% अपने इनकम को और एसेट को फैक्टरिंग से डिराइव करेगी। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स बेसिस, मतलब ये होता है कि फैसिलिटी जो ये एक्सपोर्ट को हेल्प करता है, ये एक फाइनेंस प्रोवाइड करता है नॉन रिकोर्स बेसिस पे। तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर होता है एडी कैटेगरी 1 बैंक, ये इन सभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद रिकोर्स बेसिस के अंदर। अब देखिए कुछ होते हैं हमारे एडी बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है, नॉन रिकोर्स बेसिस पे यदि होता है तो एडी बैंक के डिस्क्रिप्शन पे होता है। मतलब ये हुआ कि बैंक डिसाइड करती है कि हम नॉन रिकोर्स एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हो या ना हो बेस्ड ऑन बिजनेस जजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंश्योर कीजिए कि क्लाइंट को ओवर फाइनेंस ना हो फैक्टरिंग जेन्युइन ट्रेड इनवॉइस से। एक्सपोर्ट फैक्टर क्या करती है, नेट वैल्यू को टोटल फाइनेंसिंग बैंक को पास करती है आफ्टर रियलाइजिंग एक्सपोर्ट प्रोसीड। फिर क्रेडिट एंड कलेक्शन मतलब कि इंपोर्ट फैक्टर के साथ अरेंजमेंट होता है। इनवॉइस का नोटेशन होता है, मतलब ये हुआ कि आप इंपोर्टर जो है पे करेगी इंपोर्ट फैक्टर को एज नोटेड ऑन द इनवॉइस। क्लोजिंग बिल, फैक्टरिंग के बाद एक्सपोर्ट बिल को क्लोज किया जाएगा और EDPMS में उसको रिपोर्ट किया जाएगा। फिर क्रेडिट को इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी क्रेडिट डिटेल देखिए करस्पॉन्डेंट बैंक से, और KYC और ड्यू डिलिजेंस देखा जाएगा। एक होता है फॉरफिटिंग, इसका यूज होता है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए विद बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। जो मतलब कि आप मान लीजिए कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन आपको फैसिलिटेट करता है, फाइनेंस करता है, वैसे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व है, वैसे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को फॉरफिटिंग फाइनेंस करता है। ये हमेशा विदाउट रिकोर्स होता है क्लाइंट को, यानी एक्सपोर्टर जो है रिस्क को बियर नहीं करता डिफॉल्ट होने का, राइट। और सारा पार्टिसिपेंट कौन होता है, एग्जिम बैंक और एडी कैटेगरी 1 बैंक फाइनेंस करते हैं एक्सपोर्ट रिसेबल को फॉरफिटिंग के माध्यम से। रेगुलेशन RBI का मास्टर डायरेक्शन रेगुलेट करता है। रूपी डिनोमिनेटेड ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इंपोर्टर ट्रेड क्रेडिट INR में रेज कर सकते हैं सभी आइटम्स के लिए अंडर द करेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्रेडिट पीरियड की बात करें इसका तो पहला आता है हमारा नॉन कैपिटल गुड, यदि है तो नॉन कैपिटल गुड में कम से कम 1 साल होना चाहिए शिपमेंट डेट से या ऑपरेटिंग साइकिल से, जो भी शॉर्टर हो। यदि शिपमेंट डेट शॉर्टर है तो वहाँ से 1 साल ले लीजिए, नहीं तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्टर है वहाँ से 1 साल ले लीजिए। कैपिटल गुड की बात करें तो 5 साल का होना चाहिए शिपमेंट डेट से। जो हमारे एडी कैटेगरी 1 बैंक होते हैं वो एक्सटेंड नहीं कर सकते क्रेडिट पीरियड बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट। क्रेडिट लिमिट की बात करें तो 20 मिलियन $US इक्विवेलेंट पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। गारंटी और कंफर्ट लेटर क्या होता है, इसे मैक्सिमम 3 ईयर का के लिए परमिट दिया गया फ्रॉम शिपमेंट डेट। कॉस्ट कंडीशन क्या होता है दोस्तों कि ऑल इन कॉस्ट शुड मैच प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। एक होता है हमारा जनरल गाइडलाइन, अदर एग्जिस्टिंग गाइडलाइन फॉर ट्रेड क्रेडिट अप्लाई। अब बात करते हैं कि टर्म लोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। पहला पर्पस क्या है, हम फिक्स एसेट जैसे लैंड बिल्डिंग मशीनरी को एक्वायर कर सकें। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन क्या होता है, करंट एसेट के लिए प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्शनल केसेस में, तो हम NWC को मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी ग्राउंड्स को हेल्प प्रोवाइड करता है। वर्किंग कैपिटल लोन नॉर्मली 1 साल का होता है, डिमांड पे पेबल होता है। टर्म लोन को रिपे किया जाएगा एज पर एग्रीड शेड्यूल। टर्म लोन को एसेस किया जाता है DSCR के बेसिस पे। वर्किंग कैपिटल लोन को एसेस किया जाता है लिक्विडिटी रेशियो के बेसिस पे, याद रखिएगा, ठीक है।
ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ये इसके बारे में। अच्छा, डीपीजी क्या होता है? डीपीजी यानी कि बैंक गारंटी रिपेमेंट शेड्यूल फॉर परचेजर ऑफ फिक्स एसेट, नॉन फंड बेस्ड मेथड होता है फिक्स एसेट को फाइनेंस करने का। बैंक सप्लायर को पे करेगी यदि परचेजर डिफॉल्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए टर्म लोन अप्रेजल और प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या अंतर होता है वो समझिए। तो स्कोप की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या होता है कि ये इवैल्यूएट करेगा कि एक प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग नीड क्या है, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आता है। ये डिटरमाइन करेगा कि कितना टर्म लोन रिक्वायर्ड है और कितना प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है वो क्या करता है, राइट, डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या कर रहा है? टोटल फाइनेंसिंग नीड देख रहा है, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी आएगा, डिटरमाइन करेगा कितना टर्म लोन रिक्वायर्ड है और कितना प्रोमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर एक आता है हमारा स्टैंड लोन टर्म लोन। तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन होगा जिसके अंदर बहुत सारे आस्पेक्ट जैसे DSCR, प्रोजेक्शन, वायबिलिटी, ये सब देखा जाएगा। स्टैंड लोन टर्म लोन क्या होता है? स्टैंड लोन टर्म लोन के अंदर ये होता है कि यहाँ पे प्राइमरली फोकस होता है कि लोन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बोरोवर के बिजनेस पे, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड अप्रेजल प्रोसेस होगा यदि लोन इंपैक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे DSCR पे फोकस होगा ताकि हम एसेस कर सकें बोरोवर की क्षमता है या नहीं है कि वो रिपे कर पाएगा लोन को। यदि हम प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करें तो यहाँ पे 8 एरियाज होते हैं। तो सबसे पहले कि लीगल, रेगुलेटरी, फिर इंटरनल बैंक पॉलिसी, इन सभी से कंप्लाइंस किया जाए। मैनेजमेंट अप्रेजल की बात करें तो ये इवैल्यूएट करेगा कि हमारा प्रोजेक्ट के जो ऑनर है वो कितने कॉम्पिटेंस है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कौन की मैनेजर पर्सन कौन है। ये क्रिटिकल बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत क्रिटिकल है मैनेजमेंट अप्रेजल। तो अब एक आता है हमारा टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल के अंदर आप क्या देखते हैं कि आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट कितना टेक्निकली फिजिबल है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, ये सब आता है। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अप्राइज करते हैं। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक और मार्केट अप्रेजल, राइट। इकोनॉमिक और मार्केट अप्रेजल के अंदर आप इवैल्यूएट करते हैं बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को। फिर आता है हमारा कॉमर्शियल अप्रेजल। कॉमर्शियल अप्रेजल का मतलब ये होता है कि आप कॉमर्शियल एस्पेक्ट को देखते हैं, सप्लायर और कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को देखें, मार्केट पोजीशन को देखते हैं, राइट। तो ये सभी अप्रेजल को ध्यान में रखना है। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल अप्रेजल। इन्वायरमेंटल अप्रेजल के अंदर क्या आता है दोस्तों कि हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखते हैं। कुछ की कंसेप्ट होते हैं क्रेडिट अप्रेजल में, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 C कहलाता है हमारा, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल और कंडीशन। कैरेक्टर मतलब कि हमारा बोरोवर का ट्रस्ट वर्दीनेस और इंटीग्रिटी। कैपेसिटी यानी कि बोरोवर की क्षमता है कि नहीं कि वो लोन को रिपे कर सके। कैपिटल यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, बोरोवर का स्टेबिलिटी कैसा है। कोलेट्रल का मतलब ये होता है कि कौन सा एसेट को प्लेस किया गया है लोन को सिक्योर करने के लिए। और कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है। कुछ होता है हमारा प्री सैंक्शन क्रेडिट प्रोसेस। क्या मतलब होता है इसका कि आप बोरोवर को इंटरव्यू कीजिए, बोरोवर को समझिए, बोरोवर की नीड क्या है, उसकी प्लान क्या है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। फिर आता है हमारा प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन कीजिए, KYC नॉर्म्स को कंप्लाई कीजिए। इन्वायरमेंटल अप्रेजल मैंने आपको पहले बताया था, राइट, कि इकोनॉमिक और मार्केट अप्रेजल करना है आपको, कि आप समझिए कि ब्रॉडर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को समझिए। मार्केट अप्रेजल के अंदर आप एनालाइज कीजिए मार्केट कंडीशन को। टेक्निकल अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा COP और MOF। ये क्या होता है समझिए। देखिए COP और MOF क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट रेटिंग, कंस्ट्रक्शन। और MOF के अंदर क्या होता है, इसका पर्पस ये है, ये टोटल फाइनेंसिंग आउटले रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम जो कि हमें जरूरत होता है ताकि हम सेटअप कर सकें और प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज कर सकें। MOF का फुल फॉर्म होता है मीन्स ऑफ फाइनेंस, यानी इंडिकेट करेगा कि कैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट को फाइनेंस किया जाएगा, इसके अंदर इक्विटी, डेब्ट या दूसरे तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट आएंगे, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, इंटरनल एक्रूवल, ये सब आते हैं। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेशन, यानी कि हम एस्टिमेट करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होना चाहिए और यूटिलाइजेशन रेट क्या है। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या होता है कि हम रेंज ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं, सर्विसेज को डिटरमाइन करते हैं, इसको प्रोड्यूस कितना टू प्रोड्यूस। एक आता है हमारा कॉस्ट इनपुट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कितना कॉस्ट हमारी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से एसोसिएटेड है। एक आता है सेल्स रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग मार्जिन, यानी कि कॉस्ट जो हमारे इसमें क्या आता है कि आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को प्रोजेक्ट करते हैं सेल्स से और इंश्योर करते हैं कि सफिशिएंट प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल हो। और आता है हमारा रिपेमेंट कैपेसिटी। फिर बात करें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग वो ऐसे प्रोजेक्ट को टारगेट करेगा जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डिफाइन किया जाता है। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी इसके की सेक्टर्स कहलाते हैं। इसके अप्रेजल की बात करें तो हमारा आता है प्रोजेक्ट को वायबिलिटी देखना, यानी कि टेक्निकल, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखना, रेगुलेटरी अप्रूवल लेना। फिर आएगा हमारा स्ट्रक्चर को फंड करना, यानी हमारे पास इक्विटी, डेब्ट और PPP मॉडल होना चाहिए। रिस्क को मिटिगेट करना, रिपेमेंट मैकेनिज्म आना। फाइनेंशियल मेरिट की बात करें तो पहला आता है DSCR, यानी डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो।
ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। की कंपोनेंट की बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट अप्रेजल की कंपोनेंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। दीज आर द की कंपोनेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में की कंसीडरेशन क्या क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कुछ की कंसीडरेशन है, जैसे कि लॉन्ग टर्म नेचर का प्रोजेक्ट है, तो फिर हमारा हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का की कंसीडरेशन क्या है कि लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। फिर इसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका अप्रेजल डिटेल होना चाहिए, ठीक है। फिर आरबीआई का क्या गाइडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए? तो क्रेडिट फैसिलिटी में आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन, प्रोजेक्ट लोन आ सकता है। फिर एक आता है हमारा टेक आउट फाइनेंसिंग, मतलब ये होता है कि बैंक अरेंजमेंट को यूटिलाइज कर सकती है, जैसे कि आईडीएफसी जैसे इंस्टीट्यूशन से, ताकि लिक्विडिटी को मैनेज कर सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी, मतलब क्या हुआ कि बैंक गारंटी इशू करती है ताकि दूसरे लेंडर को सपोर्ट कर सकें जिनका मिनिमम फंड शेयर कितना का हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% हो। एक होता है प्रमोटर इक्विटी को फाइनेंस करना, यानी अलाउ किया जाता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। तो अब एक है कि प्रमोटर इक्विटी का कंडीशन क्या है फाइनेंस करने का? तो पहला आता है कि रिस्ट्रिक्टेड टू एक्वायरिंग शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी, प्रमोटर मस्ट नॉट बी एबल टू डिफॉल्टर टू बैंक फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर ये हमारा लिमिट है 50% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्वायरिंग द प्रमोटर स्टेक, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्राइजल की बात करें, ड्यू डिलिजेंस देखना, एसपीबी की बात की जा रही है। एसपीबी क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एसपीबी को यूटिलाइज करते हैं। फिर अप्रेजल कंपोनेंट की बात करें, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑलरेडी वी हैव कवर ऑल दिस पॉइंट्स, इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब देखिए कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, फाइनेंशियल मैट्रिक है हमारे इवैल्यूएशन के। पहला आता है डीएससीआर, फिर आता है हमारा ये डीएससीआर बताता है कि प्रोजेक्ट की क्षमता की है कि क्या है कि वो सफिशिएंट कैश फ्लो को जनरेट करे। आईआरआर होता है प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करता है। और ब्रेक इवन पॉइंट बताता है कि कब प्रोजेक्ट का रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। फिर आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिस्क एंड मिटिगेशन, इसके अंदर हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, अप्रेजल को कॉन्ट्रैक्ट का अप्रेजल होगा, और फिर हम लोग क्रेडिट वर्दिनेस को देखते हैं, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी में हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी आएगा, कमेटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ज्वाइंट फाइनेंसिंग होगा। ज्वाइंट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि आप कंसोर्टियम या सिंडिकेशन को यूज करेंगे लार्ज फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए। पोटेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिस्क वेट दिया जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी के लिए। फिर आएगा हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जिसको एएलएम बोला जाता है, ठीक है। टेक आउट फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए, टेक आउट फाइनेंसिंग में हम लोग लोन ट्रांसफर करते हैं आईडीएफसी जैसे इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, ताकि एसेट लायबिलिटी मिसमैच को मैनेज कर सकें। और आईडीएफसी से लिक्विडिटी सपोर्ट मिलता है, आईडीएफसी रिफाइनेंस प्रोवाइड करेगी आफ्टर एग्रीड पीरियड। फिर हमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क होता है, आइए देखते हैं। तो पहला आता है प्रोजेक्ट रिस्क इवैल्यूएशन, ठीक है। तो पीसी लिमिट को लिमिट किया गया है टोटल बॉन्ड इशू साइज की 50% का विथ मैक्सिमम ऑफ 20%, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिस्क क्या क्या है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी हमने बात की, टेक आउट फाइनेंसिंग की बात की। अब एक होता है हमारा पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट बताया जा रहा है, इसको समझते हैं। देखिए बैंक पीसीई प्रोवाइड करती है ताकि बॉन्ड रेटिंग को इंप्रूव कर सके, ताकि इजियर एक्सेस मिले फंड का कॉर्पोरेट जो इंगेज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो आरबीआई का गाइडलाइन क्या है? पीसीई का लिमिट डाला गया है 50% ऑफ, यहाँ देखिए लिखा गया है पीसीई का जो लिमिट है वो 50% ऑफ द बॉन्ड इशू साइज है। देखिए समझिए पीसी का होता क्या है कि बॉन्ड रेटिंग को इंप्रूव करने के लिए बैंक पीसी प्रोवाइड करती है, ताकि कॉर्पोरेट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एंगेज है उनको फंड का एक्सेस आसानी मिल जाए। तो बॉन्ड का जो भी इशू साइज है उसका 50% का पीसी होता है, और इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल बैंक के लिए 20% का कैप किया गया है। पीसी बॉन्ड इशुएंस के बाद प्लेस में रहेगा, और मैक्सिमम रेटिंग जो है बॉन्ड का कम से कम BBB माइनस होना चाहिए, ठीक है, या बेटर हो तो एलिजिबल होता है। नॉन गारंटी की बात करें तो पीसी को आप डायरेक्ट गारंटी के रूप में प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये बॉन्ड रेटिंग को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन की बात करें तो बैंक जो कि बीसी को प्रोवाइड करेगी वो सपोर्टेड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। रिवॉल्विंग फैसिलिटी की बात करें तो पीसी को स्ट्रक्चर किया जा सकता है रिवॉल्विंग फैसिलिटी के बारे में, ताकि वो लिक्विडिटी नीड्स को मैनेज करे। फिर बात करें रिपेमेंट प्रायोरिटी की तो पीसी को रिवॉल्विंग फैसिलिटी का हो सकता है, ठीक है। फिर रिपेमेंट प्रायोरिटी की बात करें तो रिपेमेंट मतलब कि यदि मान लीजिए प्रोजेक्ट फेल कर गया तो पीसी जो बॉन्ड होल्डर क्लेम से नीचे रहेगा, पीसी बॉन्ड होल्डर क्लेम के नीचे रहेगा पेमेंट के टर्म में। फिर बैलेंस शीट रिपोर्टिंग, जो ड्रॉन पीसी फैसिलिटी है उसको एडवांस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, और अनड्रॉन फैसिलिटी को हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी के रूप में रिपोर्ट करेंगे। एस्क्रो मैकेनिज्म क्या कहता है कि जो हमारा एस्क्रो अकाउंट है उसको यूज किया जाएगा ताकि प्रोजेक्ट कैश फ्लो को सेग्रीगेट कर सकें और पीसी को सिक्योर कर सकें। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। देखिए क्रेडिट अप्रेजल बहुत जरूरी होता है। राइट बोरोवर को सेलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट बोरोवर के द्वारा, गारंटर के द्वारा लीगल रिकोर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट, नीड फॉर क्रिएटिंग एंड रजिस्टरिंग चार्ज, डिसीजन ऑन हु रिटेन ऑन पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी, मेथड्स ऑफ लोन डिसबर्समेंट।
तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि बोरोवर और गारंटर साइन करेंगे डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट एक चार्ज क्रिएट करेगा अवर प्राइमरी सिक्योरिटी, ऑनर ऑफ द कोलेटरल मस्ट बिकम अ गारंटर फर्स्ट, प्रत्येक बैंक का लीगल डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्यूमेंट को लोन के टाइप के बेसिस पर। की पॉइंट है क्रेडिट ऑफिसर के लिए, डॉक्यूमेंट स्टाम्प होना चाहिए, एग्जीक्यूशन डेट स्टाम्पिंग डेट के बाद होना चाहिए, अथॉरिटी को वेरीफाई कीजिए, कंप्लीट कीजिए डॉक्यूमेंट को साइनिंग से पहले, रजिस्टर कीजिए चार्जेस को आरओसी के पास विद इन 30 डेज फॉर कंपनी, ठीक है, और सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कीजिए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। फिर थर्ड पार्टी गारंटी, बोरोवर लीगली बॉन्ड होगा लोन को रिपे करने के लिए, थर्ड पार्टी गारंटी सेफ्टी ऐड करता है। थर्ड पार्टी गारंटी को इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, लीगल एंटिटी के हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। पर्सनल गारंटी यूजुअली नॉट नीडेड, कंपनीज लीगल एंटिटी के लिए पर्सनल गारंटी जो है प्रमोटर के द्वारा जरूरत होता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आरबीआई का क्या गाइडलाइन है, पर्सनल गारंटी फ्रॉम डायरेक्टर कैन बी हेल्पफुल, प्रेफरेंस फॉर गारंटी फ्रॉम प्रिंसिपल शेयर होल्डर रेदर देन डायरेक्टर मैनेजर। थर्ड पार्टी गारंटी, पर्सनल गारंटी इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट कंटिन्यूटी हो, चाहे पर्सनल गारंटी वे भी किया जाए तो अंडरटेकिंग लिया जाए, नो मैनेजमेंट चेंज विदाउट कंसेंट मे रिक्वायर्ड। नेसेसरी फॉर पब्लिकली लिमिटेड कंपनी नॉट रेटेड फर्स्ट क्लास और इफ इनसिक्योर्ड, ये हेल्पफुल होता है यदि फाइनेंशियल पोजीशन हमारा वीक है या कैश जनरेशन कैपेसिटी लो है। गारंटी ऑप्टेन कीजिए ताकि एंट्रीम पीरियड को कवर कर सके, इससे पहले कि एसेट चार्ज को क्रिएट करें। पेरेंट कंपनी गारंटी को नीड होगा फाइनेंशियली वीक सब्सिडी के लिए। अंडरटेकिंग लीजिए बोरोवर से गारंटी से गारंटर से ताकि वो कमीशनिंग और ब्रोकरेज फी को अवॉइड करें। चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, तो मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, लीन, असाइनमेंट। पॉइजन ऑफ सिक्योरिटी, लॉक एंड की मेथड को यूज किया जाता है, अब हाइपोथिकेशन शिफ्ट किया गया है। प्लेज में क्या होता है कि बोरोवर के पास कंस्ट्रक्टिव पॉइजन होता है। एक होता है हमारा लोन का डिसबर्सल, जो कि वर्किंग कैपिटल लोन है, तो सोल बैंक इन्वॉल्व ओपनिंग अ कैश क्रेडिट अकाउंट फॉर द बोरोवर, ठीक है, और जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसको इस अकाउंट से रूट किया जाएगा सीसी अकाउंट के माध्यम से, वर्किंग कैपिटल लोन की बात करें तो। और दूसरे अकाउंट में बैंक परमिशन चाहिए, क्रेडिट स्टेटमेंट चाहिए। डीपी रेगुलेट करता है कैश क्रेडिट अकाउंट विड्रॉल को विद इन स्टेबलेट लिमिट। डीपी निकालने के लिए करंट एसेट, लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर स्टेटमेंट मंथली ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग पावर, कैश क्रेडिट ऑफर बायर बोरोवर फ्लेक्सिबिलिटी बट कॉज फंड मैनेजमेंट इशू फॉर बैंक ड्यू टू फ्लक्चुएशन। जो हमारा सैंक्शन लिमिट का पार्ट होता है उसको डिसबर्स किया जाएगा, फिक्स लोन कंपोनेंट, एक तो स्टेबलाइज यूटिलाइजेशन। वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में आरबीआई का क्या गाइडलाइन है वो देखते हैं। फॉर बोरोवर विद वर्किंग कैपिटल ऑफ 150 करोड़ एंड एबव द लोन कंपोनेंट शुड बी 60%, याद रखिएगा। लोन कंपोनेंट अमाउंट और टेनर बैंक फिक्स करती है और विथ मिनिमम टेनर ऑफ 7 डेज। कंसोर्टियम इस्टेब्लिश किया जाएगा कैश क्रेडिट और लोन कंपोनेंट के लिए। जो हमारा अनड्रॉन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो 20% क्रेडिट सीसीएफ को ओवरड्रॉ करेगा। टर्म लोन की बात करें तो वन टाइम परचेज के लिए बोरोवर अपने मार्जिन को डिपॉजिट करेंगे, बैंक जो है लोन अमाउंट रेमिट करेगी। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ओवर टाइम के लिए डिसबर्समेंट जो है हमारा रिलेटेड टू प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होगा। आरबीआई का क्या गाइडलाइन है प्रोजेक्ट लोन के लिए, तो प्रमोटर फुल कंट्रीब्यूशन लाएंगे इससे पहले कि बैंक डिस्ट्रीब्यूट करे फंड को, और प्रमोटर कम से कम 40-50% अपफ्रंट लाएंगे, रजिस्टर सीजन में आता है। प्रमोटर जो है इक्विटी फंड प्रमोशन लाएंगे, बैंक डेट को इक्विटी फंड लाएंगे जो कि बैंक डेट के प्रमोशन है। एक क्लियर DER रेशियो मेंटेन किया जाएगा। यदि कंसोर्टियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है तो सोल बैंकिंग सुटेबल होता है लिमिटेड वर्किंग कैपिटल नीड के लिए। कंसोर्टियम अरेंजमेंट के अंदर मल्टीपल बैंक फॉर्मली फाइनेंस करते हैं बोरोवर को। मल्टीपल बैंक के अंदर कोई फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। आरबीआई के गाइडलाइंस की बात करें तो लैंडिंग जो किया जाता है कंसोर्टियम के अंदर, तो बैंक एक्सचेंज करे इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडक्टर ऑफ बोरोवर अकाउंट विद अदर बैंक एटलीस्ट क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली ये एक्सचेंज करना पड़ेगा। बैंक रेगुलर सर्टिफिकेशन ले CA के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरीट के द्वारा, राइट। कॉस्ट अकाउंट ताकि कॉम्प्लाइंस रहे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक ग्रेटेड यूज करे क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाउजेस, सैंक्शन ऑफ लोन, टाइमली अप्रेजल। सिंडिकेशन ऑफ लोन क्या होता है कि सिंडिकेशन के अंदर हम लॉन्ग टर्म लोन को 2 से ज़्यादा बैंक में शेयर करते हैं ताकि रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकें। बोरोवर एक वन बैंक होगा जिसको लीड बैंक बोलते हैं, वो लोन के लिए अरेंज करेगा, बाकी लीड बैंक लेज करेगा फंड को। एक होता है हमारा STP, स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग या क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोसेस। तो देखा गया कि मैनुअल टू मैकेनाइज्ड प्रोसेस इन 1980। 1990 में क्या हुआ कि हमारा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर क्या हुआ, पर्सनल लोन सेगमेंट लाया गया, सेंट्रलाइज पॉलिसी हुआ। न्यू जनरेशन पॉलिसी में सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग हुआ लोन प्रपोजल का। फिर बात करें STP की, तो STP क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से फिजिकल लोकेशन बिकम इररिलेवेंट, जिसके कारण से STP या CU का डेवलपमेंट हुआ। रिस्क मिटिगेशन इन लैंडिंग, रिस्क मिटिगेशन बहुत क्रूशियल है क्रेडिट डिसीजन प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इंडस्ट्री रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लीगल रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, तरह तरह के रिस्क हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट। इंटीग्रेशन में थर्ड पार्टी, आपको यदि इस तरह की PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर।
यदि हम बात करें थर्ड पार्टी सर्विस के साथ इंटीग्रेशन की, तो बैंक अपलोड करती है, स्कैन करती है अकाउंट स्टेटमेंट को दूसरे लेंडर से जॉइंट लेंडिंग में। मशीन लैंडिंग, प्रिवेंशन ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एलआरएम। तो फंड को प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए, डिटेक्ट कीजिए और प्रिवेंट कीजिए अनऑथराइज यूज ऑफ डाइवर्सन ऑफ फंड, टाइमली एक्शन लीजिए डिटेरेशन पे। आरबीआई का क्या एडवाइस करती है क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए? कंडक्ट क्रेडिट मॉनिटरिंग, पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन, स्टॉक रिसीवेबल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन, क्रेडिटर एंड डेटर इंटरेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लीजिए। रिकमेंडेशन क्या है? ट्रेनिंग बढ़ाइए, क्रेडिट पॉलिसी को स्ट्रेंथन कीजिए, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी को इंप्रूव कीजिए, एलआरएम को एस्टैब्लिश कीजिए, लोन रेवेन्यू मैकेनिज्म को, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को यूटिलाइज कीजिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक डेडिकेटेड क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट को प्रोसेस करेगा। स्कोप और कवरेज की बात करें तो एग्जामिन कीजिए ओवरऑल क्वालिटी कैसा है क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। लोन के सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू कीजिए। रिव्यू में एक्शन पॉइंट देखिए क्या क्या है। फ्रीक्वेंसी रिव्यू, यदि हाई रिस्क अकाउंट है 3 महीना, एवरेज रिस्क अकाउंट है 6 महीना, लो रिस्क अकाउंट है तो एनुअली होगा। क्रेडिट ऑडिट प्रोसेस में ऑन साइट ऑडिट होता है। फिर लीगल ऑडिट प्रोसेस में पीरियोडिक लीगल ऑडिट होगा, ठीक है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, कौन कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो लेवल पे कौन कौन सा स्टेप लिया जाए, माइक्रो पे क्या कौन सा स्टेप लिया जाए, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ठीक है। फिर दोस्तों डीआईएन क्या होता है? एवरी डायरेक्टर के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। इंक्लूड कीजिए डीआईएन को, डाटा सबमिट जो आरबीआई को सबमिट किया जाए डाटा में उसमें। CRILC रिपोर्टिंग, यानी कलेक्ट कीजिए, स्टोर कीजिए और डिसेमिनेट कीजिए क्रेडिट डेटा को लार्ज एक्सपोजर में। अब देखिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्टेज एसेट एनपीए, इसमें कुछ पॉइंट है। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग फंड को आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ विलफुल डिफॉल्टर, फिर पब्लिकेशन ऑफ फोटोग्राफ, फिर क्या कर रहा है बोर्ड का क्या पॉलिसी है, रजिस्ट्रेशन क्या है, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कौन होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट करेंगे चाहे उनके पास क्षमता ही क्यों ना हो पे करने का। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि जिस बोरोवर का एग्रीगेट फैसिलिटी 5 करोड़ का हो, ठीक है। रिपोर्टिंग में क्या है कि आपको रिव्यू इन्फॉर्मेशन दे देना है CRILC को विदिन 21 डेज ऑफ क्वार्टर एंड। हाफ ईयरली रिव्यू होगा नॉन कोऑपरेटिव स्टेटस का। और ऑप्शन अवेलेबल टू बैंक फॉर स्टेज ऐसे रिकवरी स्ट्रेटजी है, ठीक है। रिकवर कीजिए, स्टेप्स क्या स्टेज का अर्ली एंड टाइमली एक्शन फॉर्मुलेशन, ठीक है। बैंक को क्या क्या ऑप्शन स्टेज के लिए, या तो प्लान रिकवरी कीजिए, रेगुलराइज कीजिए, एग्जिस्ट कीजिए, फिर हमारा रिस्ट्रक्चरिंग आता है। लीगल एक्शन में देखिए रिकवरी कब होगा? सिविल कोर्ट है फॉर रिकवरी लेस देन 20 लाख। प्रोसेस क्या होता है? स्विफ्ट फाइल करना। डीआरटी 20 लाख से ऊपर का रिकवरी है तो डीआरटी के पास जाएंगे। लोक अदालत 20 लाख तक की रिकवरी के लिए होता है। सारफेसी एक्ट के बारे में एक बार देख लीजिए। प्रोसेस अंडर सारफेसी एक्ट 60 डे का नोटिस दिया जाता है डिमांड का रिपेमेंट के लिए, ठीक है। सरसई क्या होता है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं जो कि सिक्योरिटी एसेट से रिलेटेड है। IBC क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड करेगा। इसको यूज़ तब किया जाता है जब लीगल एक्शन लेंदी हो और इनइफेक्टिव हो। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉम्प्रोमाइज शुड बी हायर देन द प्रिंसिपल रियलाइज वैल्यू ऑफ वैल्यू सिक्योरिटी। राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि तो राइट ऑफ का एम्प्लॉय तब होता है जब सारी रिकवरी एफर्ट फेल कर गए या अनफ्रूटफुल हो रहे हैं। कंप्रोमाइज़ कर लीजिए राइट ऑफ, ये सब पॉइंट को आपको जानकारी होना चाहिए। आरबीआई का क्या गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट एडवांस में अप्लाई करता है स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड जरूरतफुल एसेट में। फिर रिस्ट्रक्चरिंग रिवाइवल रिहेबिलिटी ऑफ MSME, तो स्ट्रेस MSME अकाउंट जिसका एक्सपोजर है 25 करोड़ तक का उसके लिए एप्लीकेबल है। अकाउंट जो कि हमारा MBA यानी मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर है। कमिटी कंपोजिशन, इस कमेटी में रीजनल जोनल हेड होते हैं, कन्वेनर बैंक के MSME ऑफिसर होते हैं। कमेटी डिसीजन सिंपल मेजोरिटी वोट देखा जाता है और ब्रांच और क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल फॉरवर्ड करते हैं स्ट्रेस अकाउंट को रिजोल्यूशन के लिए विदिन 5 वर्किंग डे। रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया जाएगा डेजिग्नेटेड कमेटी के द्वारा। कंसोर्टियम MBA के लिए बैंक को रेफर किया जाता है विद इन द डिक्लेयर्ड लिमिट। एक है हमारा रिजोल्यूशन प्लान, तो रिजोल्यूशन प्लान ऑपरेशन के दौरान यूनिट जो है सिक्योर और अनसिक्योर लोन दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं एज पर आर्बिटम।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिजोल्यूशन। आरपी ऑप्शन क्या है, रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी। कमिटी डिसीजन क्या है वो देख लीजिए। कमिटी डिसाइड करेगी आरपी ऑप्शन में विद इन 30 डेज ऑफ द फर्स्ट कमीटिंग। बोरोवर नोटिफाई करेंगे विद इन 5th वर्किंग डे ऑफ द मेंशन एंड बोरोवर डिसाइड करेंगे नॉट टू स्किप द मैटर।